अध्याय 31 पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र चौथी परत। एक मार्शल आर्ट संप्रदाय से एक अमर साधना संप्रदाय तक। सर्दी कठोर थी। क्लियर स्काई संप्रदाय का आंगन बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था। उस दिन की ठंड सीधे किसी के दिल में घुस गई थी। किंजुए से खबर सुनने के बाद ली केंगियू और झांग यूचुन दोनों के भाव बदल गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वू बाओयू ऐसे ही मर जाएगा। हालांकि वू बाओयू लंबे समय से क्लियर स्काई संप्रदाय में नहीं थे, लेकिन वे हर दिन एक साथ रहते थे और प्रशिक्षण लेते थे। उनकी मृत्यु ने उनके दिलों को एक निर्विवाद सदमा दिया। झांग यूचुन को सबसे ज्यादा चोट लगी। आखिरकार ये वह था जिसने वू बाओयू को पहाड़ पर आमंत्रित किया था, और वह था जिसने उसके साथ सबसे अधिक बातचीत की थी। अब वू बाओयू की दुखद मौत के बारे में सुनकर उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले यांग जुएडिंग थे। उसने जानबूझकर अपनी भौहें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, एक राक्षसी पंथ रक्षक? वह एक शीर्ष गुरु है। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अकेले शाही महल पर हमला कर दे? उनके शब्दों ने किंजू का ध्यान आकर्षित किया। किंजू ने किन्ये से अपनी निगाहें हटा ली और यांग जुएडिंग की ओर देखते हुए उत्तर दिया, वास्तव में जब मैंने पहली बार इसे सुना तो मैं हैरान था। वे कहते हैं कि वह आंतरिक विचलन से पागल हो गया होगा। आखिरकार जब से वर्तमान सम्राट सिंहासन पर बैठा है, उसने राक्षसी पंथ को शुद्ध करने का आदेश दिया है। उन अवशेषों के लिए उन्हें उसके प्रति गहरी घृणा रखनी चाहिए। किसी को स्वीकार करना होगा, दुनिया भर में प्रसिद्ध पुरानी पीढ़ी के मार्शल मास्टर वास्तव में दुर्जय हैं। शाही महल पर कसकर पहरा दिया जाता है, फिर भी वह मुख्य द्वारों को तोड़ने और सम्राट के शयन कक्ष तक पहुंचने में कामयाब रहा। अविश्वसनीय। ऐसा कहा जाता है कि उस रात इंपीरियल गार्ड भी चिंतित थे और स्वर्ग रक्षा गार्ड्स ने अंततः उसे वश में करने से पहले बहुत संघर्ष किया। उसके पास वास्तव में 1000 लोगों से अकेले लड़ने का साहस और शक्ति थी। यदि ऐसा व्यक्ति युद्ध के मैदान में लड़ता तो यह महान ली राजवंश के लिए एक आशीर्वाद होता। दुर्भाग्य से वह राक्षसी मार्ग में गिर गया। वो बाओयू ने अनगिनत बुराइयां की, वह मौत का हकदार था। लेकिन मुझे डर है कि सम्राट भयभीत होकर एक बार फिर मार्शल दुनिया की एक बड़ी सफाई शुरू कर सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किंजू के चेहरे पर एक चिंतित भाव दिखाई दिया। झांग यूचुन की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर ली केंगियू ने पूछा, इसके अलावा क्या मार्शल की दुनिया में कोई अन्य बड़ी घटना है? किंजू मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ा। बेशक, मार्शल की दुनिया में कभी भी नई कहानियों की कमी नहीं होती। मैंने सुना है कि एजोर संप्रदाय और सेवन पीक्स एलायंस टकराने वाले हैं। वह नीला संप्रदाय महत्वाकांक्षी है, वे अगले राक्षसी पंथ बन सकते हैं। किन्ये यांग जुएडिंग को अपनी ओर पलक झपकते हुए देखकर जल्दी से एक झाड़ू उठाए और बर्फ झाड़ना फिर से शुरू करने के लिए उनकी ओर पीट कर ली। फिर भी उसके गालों पर चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसके आंसू बर्फ पर गिर गए, जिससे कोई निशान नहीं रह गया, वो बाओयू की मौत की तरह। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ली केंगियू ने यांग यूचुन के साथ जाने का अवसर लिया। यांग जुएडिंग को मेहमानों के साथ जाने के लिए छोड़ दिया। अपने क्वार्टर में वापस ली केंगियू ने मुश्किल से दरवाजा बंद किया था कि झांग यूचुन ने अचानक खुद को चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ली केंगियू मुड़ा और भौहें चढ़ा दी। तुम क्या कर रहे हो? अपने दांत पीसते हुए झांग यूचुन ने कहा, अगर मैं उसे क्लियर स्काई संप्रदाय में नहीं लाता तो काउंटी मजिस्ट्रेट ने उसे नहीं खोजा और वह महल पर धावा नहीं करता। बड़े भाई, उन्होंने हमें संदेह से दूर करने के लिए ऐसा किया। मरने से कोई भी यह सवाल नहीं करेगा कि वह पहले किसके संपर्क में था। ली केंगियू ने अपना सिर हिलाया। आप इसका पूर्वाभास नहीं कर सकते थे, और यहाँ तक कि अगर वह क्लियर स्काई संप्रदाय में नहीं आया था तो मेरा मानना है कि वह अभी भी जल्दी या बाद में महल में चला गया होगा। क्या आप भूल गए कि उन्होंने दूसरों की चुनौतियों को क्यों स्वीकार किया? वह हार की तलाश नहीं कर रहा था, वह केवल अपनी मार्शल विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था। पहाड़ पर रहने के दौरान क्या आपने ध्यान नहीं दिया? वह बेजान लग रहा था। उसकी इच्छाशक्ति मंद हो गई थी, जैसे कि दुनिया में कुछ भी उसे आश्चर्यचकित या प्रसन्न नहीं कर सकता था। ये सुनकर झांग यूचुन की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, हालांकि उसका दिल भारी रहा। यह उनकी पहली बार था जब किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसे वह जानता था, और इस तरह के दुखद तरीके से। उसके सीने में एक सुलगती आग जल रही थी, जिसमें रिहाई का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन केंगियू ने गंभीरता से कहा, दूसरे भाई, क्लियर स्काई संप्रदाय अभी भी बहुत कमजोर है। कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम मजबूत बने, दूसरों की त्रासदियों को दोहराने से रोकने के लिए। झांग यूचुन ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सिर हिलाया। कुछ और शब्दों के बाद झांग यूचुन चला गया। लेकिन केंगियू कमरे में अकेला रहा, अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति गहरी और गंभीर थी। वो बाओयू की मौत ने वास्तव में उसे हिलाकर रख दिया था। जियांग झाओक्सिया केवल पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की तीसरी परत में प्रवेश करने के बाद वो बाओयू को हराने में कामयाब रहा था, और वह केवल एक मुक्केबाजी मैच था। अगर वो बाओयू ने मौत की इच्छा के साथ लड़ाई लड़ी होती तो वह और भी मजबूत होता। शाही महल में किसी ने पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की तीसरी परत की तुलना में एक मार्शल मास्टर को मार डाला था। लेकिन दूसरे विचार पर ली केंगियू ने इसे उचित पाया। स्वर्ग के नीचे सबसे बड़े अधिकार वाले व्यक्ति के रूप में सम्राट ने स्वाभाविक रूप से महान ली राजवंश के सबसे मजबूत योद्धाओं की कमान संभाली। सभी विशेषज्ञों ने पहाड़ों के बीच एकांत में रहना नहीं चुना। क्या मार्शल आर्टिस्ट प्रसिद्धि और भाग्य के लिए ताकत का पीछा नहीं करते थे? ली केंगियू की ताकत की इच्छा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। दुनिया अराजकता में थी। कौन जानता था कि शाही दरबार का ब्लेड क्लियर स्काई संप्रदाय पर कब गिरेगा? अगरबत्ती की एक छड़ी को जलाने के लिए अकेले ध्यान करने के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकल गया और नए साल की तैयारी में अपने शिष्यों के साथ शामिल हो गया। ये दूसरा नया साल था जिसे क्लियर स्काई संप्रदाय ने उनके नेतृत्व में मनाया था, और उन्होंने अपने स्वयं के दुख को अपने शिष्यों की आत्माओं को कम नहीं होने दिया। त्योहार के दौरान किंजू ने यह पूछने का मौका लिया कि क्या ली केंगियू अधिक शिष्य चाहते हैं, किन परिवार एक और समूह भेज सकता है। ली केंगियू ने विनम्रता से मना कर दिया। एक बार उत्सव समाप्त होने के बाद किंजू अपने नौकरों के साथ पहाड़ से नीचे चला गया और क्लियर स्काई संप्रदाय में जीवन अपनी सामान्य लय में लौट आया। उस रात ली केंगियू किन्ये को जंगल में ले गया और उसे आदिम एकता शास्त्र की पहली परत की मानसिक पद्धति प्रेषित की। इस दौरान उन्होंने कभी भी वो बाओयू का जिक्र नहीं किया। वो बाओयू की मृत्यु के बारे में जानने के बाद से किन्ये शांत और पीछे हट गया था। अब उसका हंसमुख स्व नहीं था।
इस चिंता से कि लड़का निराशा में पड़ सकता है, लीकेन क्यू ने उसका मार्गदर्शन करने और सांत्वना देने के लिए शास्त्र को आगे बढ़ाया। आधे महीने बाद लीकेन क्यू अंततः पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की चौथी परत में प्रवेश कर गया। स्वर्गीय थंडर आध्यात्मिक जड़ के साथ संप्रदाय के भीतर उनकी साधना की गति अब सबसे तेज थी, क्योंकि उन्होंने भूमिगत आध्यात्मिक झील से ऊर्जा को अवशोषित करने में भी सबसे अधिक समय बिताया। तीसरी से चौथी परत तक की छलांग ने अत्यधिक सुधार लाया, पहले की परतों के बीच अंतराल की तुलना में कहीं अधिक। इस नई ताकत ने उसके दिल की चिंता को कम कर दिया। हालांकि जियांग झाओक्सिया को अभी तक चौथी परत तक पहुंचना बाकी था, लेकिन उसने अपनी खुद की एक तलवार तकनीक बनाई थी। तलवार नियंत्रण तकनीक। उस दिन जंगल में लीकेन क्यू ने जियांग झाओक्सिया को अपनी तलवार पर खड़े देखा, जो हवा में लटका हुआ था। वह इतना चकित था कि वह बहुत देर तक जमे रहा। 9 हेवंस डिवाइन पाम प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन यह उसके रास्ते के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसने इसका अध्ययन नहीं किया था। फिर भी जियांग झाओक्सिया की तलवार नियंत्रण तकनीक, वह वास्तव में इसे सीखना चाहता था। अपने बड़े भाई की रुचि का सामना करते हुए जियांग झाओक्सिया ने मना नहीं किया। इसके विपरीत वह प्रसन्न था, इसे इस प्रमाण के रूप में लेते हुए कि उसकी रचना को स्वीकार कर लिया गया था कि उसने यांग ज्वेडिंग के नवाचार को पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही सर्दियों की बर्फ पूरी तरह से पिघल गई, टाइकुन पर्वत श्रृंखला ने वसंत का स्वागत किया। जीवन अपनी चोटियों और घाटियों में फैल गया। उस दिन पहाड़ों के माध्यम से एक हल्की हवा चली। भूमि के एक बंजर टुकड़े पर चेंग कांधई अपने हाथों में कुदाल लेकर खड़ा था। पास की चोटी के शिखर पर एक आकृति की ओर देख रहा था, लेकिन क्यू उसके सिर के ऊपर एक चील घूम रहा था। कुछ समय के लिए क्लियर स्काई संप्रदाय में शामिल होने के बाद चेंग कैंगई ने खुद को तेजी से हतप्रभ पाया। उनका हल्कापन कौशल वास्तविक उड़ान की तरह क्यों लग रहा था? उस चील में आंतरिक ऊर्जा क्यों थी? यहाँ के बच्चे इतने अविश्वसनीय रूप से मजबूत क्यों थे? विशेष रूप से संप्रदाय गुरु, उन्हें समझना सबसे कठिन था। चेंग कैंगई ने उसे कभी भी अपने शरीर को बाहरी रूप से प्रशिक्षित करते नहीं देखा था। या तो वह कई दिनों के लिए गायब हो गया या अमर की तरह ध्यान में बैठा रहा। चोर राजा, सुस्त होना बंद करो। यूलिन की आवाज कुछ ही दूर से नहीं आई। उपनाम चोर राजा ने चेंग कांधाई के माथे पर नसों को उभार दिया। उन बशर्तों को उस शीर्षक के साथ चिढ़ाना पसंद था। एक बार भयभीत चोर राजा के लिए अब मिट्टी खोदना और जलाओ लकड़ी काटना, अगर बात फैल गई तो ये हंसी का पात्र होगा। समझ गया, उसने चिढ़कर जवाब दिया। सहज रूप से उसने फिर से पर्वत शिखर की ओर देखा, लेकिन लीकेन क्यू और चील पहले ही जा चुके थे। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने केवल अपना सिर हिलाया और काम करना फिर से शुरू कर दिया। इस बीच लीकेन क्यू और युवा ईगल, जिसे वह अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ पोषित कर रहा था, एक दूसरे का पीछा करते हुए जंगल के माध्यम से तेजी से दौड़े। वह एक बार चील को भूमिगत आध्यात्मिक झील में ले गया था और तब से यह आश्चर्यजनक रूप से तेजी से बढ़ गया था, अपने भाई बहनों की तुलना में 2 गुना बढ़ा। घने जंगल से उड़ते हुए भी ये चपलता के साथ पैंतरेबाजी करता था, बिजली की एक लकीर की तरह गति से उलझी हुई शाखाओं के माध्यम से बुनता था। लेकिन क्यू ने विंड स्प्रिंट तकनीक को सक्रिय किया, फिर भी वह केवल इसके साथ तालमेल बिठाकर ही रह सका। 5 मील की पहाड़ी पगडंडी तय करने के बाद वह रुक गया और सीटी बजाई। चील ने तेजी से बैंक किया, एक बड़े पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया और अपने कंधे पर बैठने के लिए झपट्टा मारा। उसका शरीर अब लगभग लीकेन क्यू के ऊपरी धड़ जितना बड़ा था, जिससे उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिटिल आर्ट, क्या आप थोड़ा कम खा सकते हैं? आप बहुत भारी हो रहे हैं, मैं मुश्किल से आपको पकड़ सकता हूँ। लीकेन क्यू मुस्कुराया, क्योंकि उसने उसके सिर को सहलाया। चील का नाम लिटिल एट था। उसे उम्मीद थी कि वह अपने साथी शिष्यों के लिए छोटे भाई के रूप में बड़ा होगा और एक दिन उनकी रक्षा करेगा। लिटिल आर्ट ने अपना सिर आगे पीछे झुकाया, हास्यपूर्ण रूप से एनिमेटेड किया। उन्होंने एक पहाड़ी धारा तक पहुंचने से पहले लगभग आधे घंटे तक चलना जारी रखा, जहां जियांग झाओक्सिया और ली सिजिन पहले से ही मौजूद थे। जियांग झाओक्सिया खाड़ी के बगल में एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठी थी, ध्यान कर रही थी, जबकि ली सिजिन पास के खुले मैदान में बैठी थी। उसके सामने पीले ताबीज के कागज फैले हुए थे, हाथ में ब्रश और स्याही के साथ स्याही रक्त लाल रंग की थी। फिलहाल ली सिजिन के होंठ भींचे हुए थे, उसका चेहरा निराशा से भरा था। क्या गलत है? एक समस्या का सामना करना पड़ा। लीकेन क्यू की आवाज आई। ली सिजिन ने अपने बड़े भाई को जंगल से निकलते हुए देखा, मुस्कुरा नहीं बल्कि घूर रहा था। वरिष्ठ भाई, ये पृथ्वी ताबीज कोडेक्स बहुत कठिन है। मैं सबसे बुनियादी आत्मा ताबीज भी काम नहीं कर सकता। ली सिजिन ने शिकायत की। दोनों हाथों ने उसके बालों को पकड़ लिया, उसे एक उलझी हुई गंदगी में बदल दिया। उसने जिस पृथ्वी ताबीज कोडेक्स का उल्लेख किया था, वह एक विरासत इनाम था जिसे लीकेन क्यू ने पहले प्राप्त किया था, जिसे यांग ज्वेडिंग के नए मंत्रों के निर्माण के माध्यम से अनलॉक किया गया था। मानव ऊर्जा और ध्यान सीमित थे, कोई भी एक साथ बहुत सारी कलाओं का अध्ययन नहीं कर सकता था। प्रत्येक शिष्य के पास पहले से ही अपना चुना हुआ मार्ग था। कुछ विचार के बाद लीकेन क्यू ने फैसला किया कि सबसे छोटा ली सिजिन को पृथ्वी ताबीज कोडेक्स का अध्ययन करना चाहिए। आखिरकार संप्रदाय में कोई और तावीज़ों को नहीं समझता था, वह धीरे धीरे इस पर शोध कर सकती थी। लीकेन क्यू मुस्कुराया। इसके बारे में सोचो, लड़ाई और हत्या की तुलना में क्या तावीज़ों का अध्ययन करना बहुत आसान नहीं है? ली सिजिन ने चिल्लाया। मैं सिर्फ वेंट कर रहा हूँ, हार नहीं मान रहा हूँ। ली सिफेन की चोट ने उस समय को गहराई से प्रभावित किया था। पिछले 1 साल में उसका स्वभाव बहुत बदल गया था। उसने कड़ी मेहनत की और अब मूर्ख नहीं बनती। लीकेन क्यू उसके बगल में झुक गया, पृथ्वी तावीज़ कोडेक्स पर चर्चा कर रहा था। कुछ सवालों के बाद वह फिर से अपनी लय खोजने लगी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह प्रगति के बिना नहीं थी। अगर कुछ भी हो तो उसके वरिष्ठ भाई के सवाल बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहे थे। ली सिजिन को लीकेन क्यू को चिढ़ाते हुए सुनकर जियांग झाओक्सिया, जो अभी भी दूर की ओर मुंह कर रहा था, मदद नहीं कर सका, लेकिन बेहोश मुस्कुरा रहा था। लीकेन क्यू पहाड़ पर चढ़ने से पहले लगभग आधे घंटे तक उनके साथ रहे। उस दिन ली डोंग्यू और ली सिफेन को भूमिगत आध्यात्मिक झील में खेती करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिससे उन्हें प्रशिक्षण के बिना अवकाश का एक दुर्लभ क्षण मिल गया। जैसे ही वह क्लियर स्काई संप्रदाय के पहाड़ पर पहुंचा, उसने लोगों के एक समूह को देखा। ये फेंग दाई और उसके 9 कांस्टेबल थे। वे पहाड़ पर नहीं चढ़ते हुए एक गर्मागर्म बहस के बीच में दिखाई दिए। जब उन्होंने लीकेन क्यू को आते देखा तो फेंग दाई अचानक आगे बढ़ी और उसके सामने घुटने टेक दिए। 9 कांस्टेबल भी आधे घुटने टेक रहे थे।
यह मैं ही था जिसने सीनियर जियो की मौत का कारण बना। कृपया संप्रदाय गुरु मुझे दंडित करें। फेंग दाई ने दांत पीसते हुए कहा, उसके पूरे चेहरे पर दुख लिखा हुआ था। फेंग दाई को अपने सामने घुटने टेकते देखकर ली केंगक्यू अडिग रहा। उसने लापरवाही से पूछा, इससे आपका क्या मतलब है? क्या काउंटी मजिस्ट्रेट ने पहले ही सच्चाई का खुलासा कर दिया है? उनकी नज़र में फेंग दाई और अन्य लोगों की हरकतें अर्थहीन थी, केवल अपने स्वयं के अपराध को कम करने का प्रयास। यहाँ तक कि अगर वो बाओयू ने वास्तव में सम्राट को मारने का इरादा रखा था तो फेंग दाई की रिपोर्ट के बिना वह कुछ समय और जीवित रहता। झांग यूचुन ने वो बाओयू को पहाड़ पर ले जाने से उसका भाग्य बदल गया। जिस चीज़ ने वास्तव में वो बाओयू को शाही राजधानी की ओर मजबूर किया वह फेंग दाई थी। बेशक फेंग दाई भी गलत नहीं था, अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी केवल स्वाभाविक और धर्मी थे। अगर किसी को दोष देना हो तो वह सम्राट होगा। उन्होंने राक्षसी संप्रदाय की स्थापना की, वो बाओयू की खूबियों को मिटा दिया और यहाँ तक कि उन्हें अनगिनत बुराइयों वाले व्यक्ति के रूप में बदनाम भी किया। लेकिन इस दुनिया में सम्राट स्वयं स्वर्ग था और नश्वर लोगों को स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने सीनियर जियो के शब्दों के अनुसार जांच की। जियो परिवार के दूसरे बेटे का नाम वास्तव में जियोजी था। उन्हें अपनी युवावस्था में एक शाही गार्ड के रूप में चुना गया था और उन्होंने पिछले क्राउन प्रिंस के तहत सेवा की थी। जियो परिवार के नरसंहार के बाद उसके सभी रिकॉर्ड बंद हो गए, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। इसके अलावा मुझे पता चला कि अतीत में क्राउन प्रिंस ने वास्तव में राक्षसी संप्रदाय में घुसपैठ करने के लिए शाही रक्षकों के एक समूह को भेजा था, लेकिन आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है। बोलते समय फेंग दाई के दांत भींच गए, उसका चेहरा पछतावे से भरा था। उसके बगल में 9 कांस्टेबल भी उतने ही गंभीर लग रहे थे। वो बाओयू के अतीत के बारे में जानने के बाद ये जानकर कि ऐसे नायक की बदनामी के साथ मृत्यु हो गई, उनकी लड़ाई की भावना को कुचल दिया। वे अब नहीं जानते थे कि जिस शाही अदालत की वे सेवा करते थे वह न्यायसंगत था या नहीं, और न ही इस दुनिया में न्याय मौजूद था या नहीं। यदि स्वयं सम्राट भी सबसे बड़ी बुराई थी तो उनके जैसे नीच सिपाही क्या कर सकते थे? लेकिन क्यू ने उसे देखा और पूछा, और बस इसी के साथ आप उस पर विश्वास करते हैं? महल में सीनियर जियो की मृत्यु के बाद जियो जी से संबंधित सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए। मैंने महानिरीक्षक से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने मुझे आगे पूछताछ न करने के लिए कहा। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? फेंग दाई की आवाज़ गुस्से से कांप उठी, उसका दिल शांत नहीं हो सका। लेकिन क्यू ने धीरे से आह भरी और कहा, सीनियर वू के पहाड़ पर आने के बाद वह शायद ही कभी बोलता था। मैंने उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि क्या सच है या झूठ। मैं केवल एक बात जानता हूँ, वह चला गया है। चलो बस ऐसे अभिनय करते हैं जैसे कि वह कभी नहीं आया। पछतावे का अब कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वह मुड़ा और पहाड़ पर चलने लगा। रुको संप्रदाय गुरु, क्या आपको लगता है कि मामला इस तरह खत्म होना चाहिए? फेंग दाई ने जल्दबाजी में पुकारा। मैं केवल एक संप्रदाय का संप्रदाय गुरु हूँ। मैं केवल अपने शिष्यों की रक्षा करना चाहता हूँ। वो बाओयू कभी भी क्लियर स्काई संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, इसलिए मेरे लिए हाँ, यह इस तरह समाप्त होना चाहिए। लेकिन क्यू ने न रुका और न ही पीछे मुड़कर देखा। फेंग दाई का चेहरा निराशा और झिझक के बीच बदल गया, फिर भी वह बोल नहीं सकता था। जब ली किंग पहाड़ी रास्ते के अंत में गायब हो गया तो कांस्टेबल एक के बाद एक उठे, फेंग दाई को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की। मेरे प्रभु, यह शाही शक्ति से संबंधित है। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और न ही क्लियर स्काई संप्रदाय कर सकता है, एक पुराने कांस्टेबल ने गंभीरता से कहा। उन्होंने सबसे लंबे समय तक सेवा की थी और उनका दिल पहले से ही थका हुआ और निराशावादी था। फेंग दाई ने एक गहरी सांस ली और 9 सिपाहियों का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी निगाहें अब अलग थीं, दृढ़ और अटूट। ठीक है, क्योंकि कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता है, मुझे चाहिए। मैं मानता हूं कि यह मार्ग निश्चित मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन मैं आपको मेरा अनुसरण करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। भले ही मैं धूल में मिल जाऊं, मैं सीनियर जियो को सही ठहराऊंगा और इस बुराई की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर करूंगा। वह मुड़ा और चला गया। उसका बायां हाथ उसकी कमर पर मूठ को इतनी कसकर पकड़ रहा था कि उसके पोसे नसें उभर आईं। 9 सिपाही चुप हो गए। किसी ने भी दूसरों की ओर नहीं देखा, लेकिन जल्द ही प्रत्येक ने अपने नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। ऊपर लिटिल आर्ट आकाश में चक्कर लगाते हुए नीचे देख रहा था। इसके लिए फेंग दाई और अन्य चींटियों की तरह छोटे थे। नए साल के बाद क्लियर स्काई संप्रदाय का विस्तार जारी रहा। झांग यूचुन सबसे व्यस्त व्यक्ति बन गया, जो अक्सर हुआंग शान और यूलिन को पहाड़ से नीचे ले जाता था। इसने दोनों को तेजी से परिपक्व बना दिया। उनकी बोली और आचरण स्पष्ट रूप से अन्य शिष्यों से अलग था। लेकिन क्यू ने केवल प्रमुख निर्णयों को संभाला और निर्माण की समग्र प्रगति की निगरानी की। जैसे ही वसंत अपने अंत के करीब आया, वो मैनर और ली सिफेंग दोनों पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की दूसरी परत में प्रवेश कर गए, जिससे ली किंग को बहुत खुशी हुई। पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की दूसरी परत पर एक कल्टीवेटर जियांग भू में शीर्ष मार्शल विशेषज्ञों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त था, शायद उनमें से सबसे अच्छा भी। उस दायरे में पहुंचने के बाद ली सिफेंग अब अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सका। उसने ली किंग की तलाश की और पहाड़ के नीचे अपनी अगली यात्रा पर झांग यूचुन के साथ जाने का अनुरोध किया। ली किंग झिझक रहे, लेकिन अंततः सहमत हो गए। हालांकि ली सिफेंग अभी 14 वर्ष का नहीं था, लेकिन उसका कौशल पहले से ही झांग यूचुन और अन्य लोगों से कहीं आगे निकल गया था। इसके अलावा उनके साथ झांग यूचुन का होना शिष्यों की भर्ती करते समय संप्रदाय के लिए एक जीवित बैनर के रूप में काम करेगा। लेकिन क्यू की अनुमति से ली सिफेंग बहुत खुश थे। वह तुरंत झांग यूचुन को बताने गया, जो समान रूप से प्रसन्न था। वह अच्छी तरह से जानता था कि ली सिफेंग कितना दुर्जय था। अगले दिन झांग यूचुन ने ली सिफेंग, हुआंग शान और यूलिन को पहाड़ से नीचे ले जाया। दोपहर के बाद ली किंग 10 से अधिक शिष्यों के साथ आंगन में था। उसकी नज़र यांग जुएडिंग और वू मैनर पर केंद्रित थी। दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। वू मैनर ने एक बार जियांग झाओक्सिया के तहत प्रशिक्षण लिया था, लेकिन जब जियांग बहुत व्यस्त हो गया तो यांग जुएडिंग ने अपने प्रशिक्षक के रूप में पदभार संभाला। तब से यांग ने वू मैनर को पढ़ाने में अपना सब कुछ लगा दिया था, ली सिफेंग की तुलना में भी अधिक लगन से। उन्होंने उन्हें अपनी संशोधित 9 हेवंस डिवाइन पाम भी सिखाई थी। दोनों 10 कदम की दूरी पर खड़े थे, प्रत्येक ने अपना रुख अपनाया। वू मैनर, जो अब 15 वर्ष का है, 9 फीट लंबा था, महान ली राजवंश में लगभग 2 मीटर।
उनके मोटे कदरे ने सबसे बड़े वस्त्रों को भी तनाव दिया। अपने डराने वाले फ्रेम के बावजूद उसका चेहरा सरल और ईमानदार था, अक्सर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान पहने हुए था जैसा कि अब होता है। फिर भी उसका सामना करते हुए यांग जुएडिंग मुस्कुरा नहीं सका। केवल जब सीधे वू मैनर का सामना करना पड़ा तो उसने उस दबाव को महसूस किया। पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की दूसरी परत ऐसी शक्ति प्रदान करती है। यांग जुएडिंग चुपके से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में वू मैनर के पास कोई उद्घाटन नहीं था, किसी भी कोण से हमला करना आपदा को आमंत्रित करेगा। ली डोंगयू ने लगभग 2 साल के छोटे युआन ली को पालने में लिया, जिसने चौड़ी आंखों से अपना सिर उत्सुकता से झुका लिया। चेंग कैंगरी किनारे पर खड़ा था, परिणाम देखने के लिए समान रूप से उत्सुक था। उसे यांग जुएडिंग के कौशल पर कोई संदेह नहीं था, वह बस उत्सुक था कि वू मैनर वास्तव में कितना मजबूत था। उसने एक बार वू मैनर को पहाड़ पर 2000 जिन के लट्टे को ले जाते देखा था, जिसने उसे भयभीत कर दिया था। मैनर, मैं अपनी चाल चल रहा हूँ, यांग जुएडिंग ने चेतावनी दी। एक तीर की तरह आगे बढ़ने से पहले हथेलियां हवा की तरह तेज हो रही थीं। हालांकि भारी, वू मैनर ने सहजता से चकमा दिया। उसका फुटवर्क सुचारू रूप से अपनी जगह पर चला गया, न तो आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे हट रहा था। वह जुड़वां हथेलियों से बच गया और यांग जुएडिंग के पैर के प्रहार को अपने हाथ से रोक दिया, जिससे वह ठंडा हो गया। क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्य मुश्किल से उनकी हरकतें देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि यांग जुएडिंग ने अतिरिक्त हाथ और पैर बढ़ा दिए थे, उनकी आंखों के सामने धुंधला हो गए थे। यहाँ तक कि अगर वे चालों का पालन नहीं कर सकते थे तो वे देख सकते थे कि किसका पलड़ा भारी है। अंकल, वो अद्भुत हैं। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका कौशल इतना अच्छा होगा। मुझे लगा कि वह केवल ताकत पर भरोसा करता है। उनके वार से हवा मेरे चेहरे पर वार कर रही है। क्या वह आंतरिक ऊर्जा है? यह इसका सिर्फ एक अंश है। वास्तविक आंतरिक ऊर्जा विनाशकारी हो सकती है। वे अभी तक गंभीर भी नहीं है। शिष्य विस्मय में बड़बड़ाए, आंखें 2 लड़ाकों से चिपकी हुई थीं। केन्ये ने अपने कर्मचारियों को पकड़ लिया, उन पर टिकी हुई निगाहें। वो बाओयू से 10 दिशाओं के दानव वश में करने वाले कर्मचारियों को सीखने के बाद से उसने ज्यादा संघर्ष नहीं किया था, लेकिन हर कोई उसके परिवर्तन को देख सकता था। उसका शरीर मजबूत था, उसकी आंखें तेज थीं, उसकी आभा हत्या के इरादे से डूबी हुई थी। कुछ अब उसके साथ मजाक करने की हिम्मत करते थे। यांग जुएडिंग की गति अचानक बढ़ गई, आंतरिक शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी। उसके हमले भयंकर हो गए, धूल और पत्थरों को लात मार दी। वो मैनर ने अब बचाव नहीं किया, उसने सीधे जवाब दिया। मुठियां और हथेलियां बार बार टकराती थीं, मांस के मांस से टकराने की आवाज आंगन में गूंज रही थी, जिससे हर दर्शक की नसों में कसावट आ रही थी। वो मैनर अब गंभीर, अब मुस्कुराया नहीं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आभा उसकी विशाल काया के साथ मिलकर पूरी तरह से दमनकारी थी। भले ही यांग जुएडिंग ने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया हो, वह तुलना में कमजोर लग रहा था। चेंग कैंगरी ने जोर से निगल लिया, उसके दिल में लहरें उठ रही थीं। सिर्फ मुट्ठी और पैरों से ऐसा दबाव पैदा करने के लिए ये दोनों पहले ही शीर्ष स्तरीय मार्शल मास्टर्स को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि संख्या में छोटा, क्लियर स्काई संप्रदाय ने वास्तव में ड्रैगन और बाघों को अपने भीतर छिपा दिया। लेकिन क्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। सरासर उपस्थिति में ये दोनों पहले ही लू ताइडो से आगे निकल चुके थे। भले ही 7 पीक्स एलायंस ने अब पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया हो, संप्रदाय के पास दृढ़ रहने की ताकत होगी। आश्चर्य के एक पल के बाद यांग जुएडिंग उत्साहित हो गया। एक लंबा समय हो गया था जब वह इस तरह के एक समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। उनकी चोटों के बावजूद लड़ाई ने उन्हें रोमांचित कर दिया। यह असीम सागर के तलवार संत से लड़ने से कहीं अधिक संतोषजनक था। न तो 9 हेवंस डिवाइन पाम का इस्तेमाल किया, वे पूरी तरह से मुट्ठी और पैरों से लड़े, जिससे शिष्यों का खून प्रज्वलित हो गया। रुकें, लेकिन क्यू की शांत आवाज सुनाई दी। दोनों मध्य हड़ताल में जम गए। वो मैनर की मुट्ठी पहाड़ से बाघ की तरह उतर रही थी, यांग जुएडिंग की हथेली कमर से गहराई से अजगर की तरह उठ रही थी। उनके भाव बदल गए। वो मैनर का चेहरा अपनी भोली मुस्कान में लौट आया क्योंकि वह लीकिन क्यू की ओर मुड़ा। हम बस अच्छे हिस्से तक पहुंच रहे थे, हमें क्यों रोकें? यांग जुएडिंग ने शिकायत की। विरोध में लीकिन क्यू पर नजर डाली। अन्य शिष्यों ने भी भ्रम में देखा। यह मुश्किल से शुरू हुआ था, लेकिन क्यू ने चाय का प्याला उठाया और धीरे से कहा, एक मेहमान आ रहा है, उसे डरो मत। एक अतिथि। समूह ने हैरान निगाहों का आदान प्रदान किया और सहज रूप से आंगन के गेट की ओर मुड़ गया, लेकिन किसी को नहीं देखा। यांग जुएडिंग ने अपनी हथेली वापस ले ली, बोलने ही वाला था, तभी पहाड़ के द्वार की दिशा से एक आवाज गूंजी। मैं ली यांग हूँ, इंपीरियल मार्शल चैंपियन। मैं हर मार्शल संप्रदाय के अग्रणी विशेषज्ञ को चुनौती देना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट के तरीके से आदान प्रदान करने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या क्लियर स्काई संप्रदाय के पास मेरा सामना करने के योग्य कोई है? हर कोई दंग रह गया। कोई सचमुच आ गया था और संप्रदाय गुरु ने इसे पहले ही महसूस कर लिया था। लेकिन क्यू ने एक फीकी मुस्कान के साथ यांग जुएडिंग और वो मैनर की ओर देखा। तुम दोनों जाओ, हमारे मेहमान का स्वागत करो। तुम में से कोई भी लड़ सकता है, लेकिन उसे मत मारो। आखिरकार वह इंपीरियल मार्शल चैंपियन है। उनकी पृष्ठभूमि कोई छोटी बात नहीं है। यांग जुएडिंग ने सिर हिलाया और तुरंत जाने के लिए मुड़ गया। वो मैनर और अन्य शिष्यों के साथ पीछा किया। जल्द ही आंगन में केवल लीकिन क्यू, ली डोंगयू और युआन ली ही रह गए। लेकिन क्यू के चेहरे से मुस्कान फीकी पड़ गई। जैसे ही वह सोच में पड़ गया, उसकी भौहें तन गईं। ली यांग नाम, उसने इसे पहले सुना था। एक ही उपनाम साझा करते हुए वह उस परिवार से होना चाहिए। क्लियर स्काई संप्रदाय के पर्वत द्वार के सामने एक पुरुष और एक महिला साथ साथ खड़े थे। दोनों काफी जवान लग रहे थे। वह आदमी सुंदर और परिष्कृत था, एक फिट नीले रंग के वस्त्र पहने हुए, उसके लंबे बाल ऊंचे बंधे हुए थे और उसके हाथ में एक चांदी का भाला टिका हुआ था। उन्होंने जोश और आत्मविश्वास से भरे एक युवा जनरल की आभा को उजागर किया। महिला की नाजुक विशेषताएं थीं और उसने एक लंबी हरी पोशाक पहनी थी, पानी की तरह कोमल। उसने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बंडल रखा था। उसकी निगाहें उसके बगल वाले आदमी पर कोमलता से टिकी हुई थीं। नीले रंग का आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्शल चैंपियन ली यांग था, जबकि हरे रंग की महिला उसका चचेरा भाई झाओ लिंगलोंग था। चचेरे भाई, चिल्लाना हमारे पहुंचते ही चुनौती देता है, क्या यह अनुचित नहीं लगेगा? उन महान संप्रदायों का गौरव हो सकता है, लेकिन लिन जुनफेंग के बिना ये स्पष्ट आकाश संप्रदाय केवल युवा शिष्यों के पास बचा है।
वे आपकी प्रतिष्ठा से भयभीत हो सकते हैं और जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, झाओ लिंगलोंग ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ नाजुक और सुखद थी। लियांग ने उदासीनता से उत्तर दिया, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं वे प्रतिस्पर्धी होने के लिए बाध्य हैं। मैंने वैसे ही बात की जैसे मैंने किया था, ताकि अगर क्लियर स्काई संप्रदाय में अभी भी उनके बीच एक आदमी है तो वह लड़ाई से नहीं बचेगा। इसके अलावा ये केवल एक स्पर्धा है, मौत के लिए द्वंद्व युद्ध नहीं। उसका दाहिना हाथ थोड़ा मुड़ा और चांदी का भला सूरज की रोशनी में ठंडे रंग से चमक रहा था। जैसे ही वे बोल रहे थे, पहाड़ के रास्ते के मोड़ के चारों ओर एक बड़ा समूह दिखाई दिया। ये देखकर लियांग के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए, उसके सुंदर चेहरे पर उत्साह चमक रहा था। यांग जुएडिंग ने मोर्चे पर समूह का नेतृत्व किया। वह पहाड़ के गेट के सामने रुक गया, उसकी आंखें लियांग को ऊपर और नीचे आकार दे रही थीं। आपका उपनाम ली है और उस पर एक मार्शल चैंपियन है। आप किस ली परिवार से हैं? यांग जुडिंग ने पूछा। महान ली राजवंश में मार्शल कौशल का सम्मान किया जाता था। मार्शल चैंपियन बनने के लिए न केवल असाधारण प्रतिभा बल्कि अपार संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। कोई भी मार्शल चैंपियन कभी भी विनम्र मुंह से नहीं उठा था। लियांग ने अपनी ठुड्डी उठाई और गर्व से जवाब दिया, लिचुआन का ली परिवार। यांग जुएडिंग ने एहसास में सिर हिलाया। युद्ध मंत्री का वंशज, अगर हम आपको हार में रुलाते हैं तो मुझे आश्चर्य है, क्या आप अपने बड़ों के पास रोते हुए जाएंगे? इन शब्दों पर लियांग की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी टकटकी तेज हो गई क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा, लिचुआन से दक्षिण की ओर मैंने 11 संप्रदायों को चुनौती दी है और किसी ने भी मुझे रुलाया नहीं है। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो मैं न केवल अपराध को माफ कर दूंगा बल्कि आपको पुरस्कृत करूंगा। आपके इस जीर्ण शीर्ण पहाड़ी द्वार की मरम्मत करने में आपकी मदद करूंगा। बहुत अच्छा, आपने ये कहा। यार तुम जाओ। यांग जुएडिंग ने आसानी से सहमति व्यक्त की और एक तरफ हट गए। वुमैनर तुरंत आगे बढ़ गया। जैसे ही वह बाहर खड़ा हुआ, झाओ लिंगलोंग ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। हालांकि लियांग रुचि से चमक उठे। बड़े आदमी, क्या आप सेना में मेरा पीछा करने पर विचार करेंगे? आप हजारों लोगों द्वारा प्रशंसा की गई महिमा अर्जित कर सकते हैं। वुमैनर ने अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया, मैं सेना में शामिल नहीं होऊंगा। मैं हमेशा अपने बड़े भाई का अनुसरण करूंगा। लियांग मंद मंद मुस्कुराया। तो चलो पहले एक मुकाबला करते हैं। वुमैनर ने सिर हिलाया और उसकी ओर चलना जारी रखा। वुमैनर के अनर्गल तरीके को देखकर लियांग की आंखों में नाराजगी का एक निशान चमक उठा। वह अब शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अचानक कदम उठाकर वह अपने चांदी के भाले को क्षैतिज रूप से स्वीप करते हुए आगे बढ़ा। हथियार हवा में फट गया, सीधे वुमैनर की कमर पर निशाना साध रहा था। वुमैनर ने अपना हाथ उठाया और भला पकड़ लिया। लियांग का चेहरा थोड़ा बदल गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, वुमैनर की पकड़ से एक विशाल बल निकल गया, जिससे वह संतुलन से भटक गया और उसे आगे की ओर ठोकर लग गई। जब वुमैनर का दूसरा हाथ उठा तो लियांग ने तुरंत भाला छोड़ दिया और पीछे की ओर छलांग लगा दी। एक चौंकाने वाली गौरैया की तरह वह झाओ लिंगलोंग के पीछे उतरा, लगभग सीढ़ियों से गिर गया। अपना संतुलन हासिल करने के बाद लियांग ने सदमे में वुमैनर की ओर देखा। उस आदमी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसने कभी भी इतनी राक्षसी शक्ति वाले किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया था। तुम्हारा नाम क्या है? लियांग ने गंभीरता से पूछा, अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वुमैनर ईमानदारी से मुस्कुराया। मेरा नाम वुमैनर है। क्या ऐसा हो सकता है? लियांग की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे कि कुछ महसूस कर रहा हो, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, वुमैनर ने चांदी का भाला वापस उसकी ओर फेंक दिया। जब लियांग ने उसे पकड़ा तो उसके बाद का मुंह तेजी से चुप गया। इस तरह की भयानक ताकत ने केवल उसके संदेह की पुष्टि की। फिर वुमैनर ने अपने पैर फैलाए, थोड़ा झुका और अपनी दाहिनी हथेली को अपनी कमर तक खींच लिया। दृश्य ऊर्जा के तार उसके चारों ओर कुंडलित हो गए और उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई, एक अधिक पहाड़ की तरह ठंडी और भव्य हो गई। अपनी आभा में बदलाव को भांपते हुए लियांग ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने अपने भाले को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसका सामना करने की तैयारी कर रहा था। सीढ़ियों के नीचे शिष्य देखने के लिए इकट्ठा हुए। वे सभी चकित थे। ये पहली बार था जब उन्होंने वुमैनर को इस तरह देखा था। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ लियांग हवा में कूद गया, कई झांग ऊंचे उठ गए। सूरज की रोशनी में नहाते हुए उनकी आंतरिक ऊर्जा ने उनके शरीर और हथियार को ढक लिया, जिससे उनके उतरते भले को अंधाधुंध ठंडी रोशनी की एक लकीर में बदल दिया गया, जिससे शिष्य सहज रूप से पलक झपकाते थे। उसी पल में वुमैनर ने अपनी हथेली से प्रहार किया। नौस्वर दिव्य पाम। एक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट ने उपस्थित सभी लोगों के कानों को भर दिया, जैसे बाघ और तेंदुए एक साथ दहाड़ रहे थे। जबरदस्त बल उनकी ओर बह गया, जिससे शिष्य सहज रूप से पीछे हट गए। चेंग कैंघई ने ऊपर की ओर झुक गया, लियांग को वुमैनर की एक हथेली से उड़ाते हुए देखने के ठीक समय पर। लियांग के शरीर से खून का छिड़काव किया गया क्योंकि वह एक कटी हुई पतंग की तरह हवा में फेंक दिया गया था, जो नीचे आंगन की इमारतों में से एक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। धूल के बादल के बीच छत ढह गई और आसपास के शिष्य डर के मारे कूद पड़े। लड़ाई एक ही चाल में समाप्त हो गई। भले ही वुमैनर उनमें से एक था, फिर भी शिष्य उसकी शक्ति से भयभीत थे, जिसमें यांग जुएडिंग भी शामिल था। यांग जुएडिंग का दिल डर से धड़क रहा था। वह अचानक ली किंगक्यू के प्रति आभारी महसूस कर रहा था। अगर ली किंगक्यू ने उस दिन वुमैनर को नहीं रोका होता और अगर उस मूर्ख लड़के ने उस पर 9 हेवेंस डिवाइन पाम को छोड़ दिया होता तो वह कभी भी इसका सामना नहीं कर पाता। एक मामूली चोट कुछ भी नहीं थी, लेकिन चेहरा खोना असहनीय होता। चचेरा भाई, झाओ लिंगलोंग संकट में चिल्लाया। अपनी स्कर्ट उठाकर वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ी। वुमैनर ने अपनी हथेली वापस ले ली, ऊर्जा उसके शरीर में वापस आ गई। उसका वस्त्र हिंसक रूप से फड़फड़ा रहा था और उसकी पीठ पर एक राजसी आभा थी, अजयता की भावना। तो यह वही है जो बेहतर मार्शल आर्ट की तरह है। वास्तव में अविश्वसनीय। झांग यू ने आश्चर्य से अपनी जीभ क्लिक की जैसे ही उसने देखा मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की इच्छा का एक उछाल उसमें बढ़ रहा था, हालांकि उसने जल्दी से इसे दबा दिया। वुमैनर ने नीचे लुढ़कती धूल को देखा, उसकी बर्फीली अभिव्यक्ति चिंता में पिघल गई। यांग जुडिंग की ओर मुड़ते हुए उसने घबराकर पूछा, क्या मैंने बहुत जोर से मारा? यांग जुएडिंग को एक झटके के साथ होश आया। अगर मार्शल चैंपियन की यहाँ मृत्यु हो गई तो इसका मतलब परेशानी होगी। वह तुरंत पहाड़ से नीचे भाग गया, जबकि अन्य लोग वुमैनर के चारों ओर भीड़ लगा रहे थे, उसकी ताकत पर आश्चर्य कर रहे थे।
इस बीच आंगन के अंदर ली डोंगयू ने शिष्यों की बकबक सुनी। उसके चेहरे पर चिंता का भाव आया। वरिष्ठ भाई, मैनर का दिल बहुत सरल है, उसके हमले हमेशा बहुत भारी होते हैं। उसे फिर से अपने दम पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्यू ने सिर हिलाया, हालांकि वह बेफिक्र लग रहा था। वह ली यान की सांस सुन सकता था, तेज लेकिन स्थिर। कम से कम वह जीवित था। तुम उसकी मदद करो, लेकिन क्यू ने कहा। ली डोंगयू ने जल्दी से युआन ली को उसके हाथ में सौंप दिया, फिर जल्दी से बाहर निकल गया। लियांग ने युद्ध के मैदान का सपना देखा, 7 बार चार्ज करना और पीछे हटना, अजय होना। अचानक एक विशालकाय आगे प्रकट हुआ, जिसने उसे एक विशाल हथेली से नीचे गिराया। उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। जैसे ही वह मरने वाला था, वह एक झटके के साथ जाग गया। वह हवा के लिए हौंफने लगा, सहज रूप से बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तीखा दर्द उसके शरीर के माध्यम से फाड़ गया, जिससे उसे एक तेज सांस लेने और वापस लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। चचेरा भाई, तुम जाग रहे हो? झाओ लिंगलोंग की प्रसन्न आवाज उसके बगल से आई। लियांग ने उसे बिस्तर के पास बैठे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। डूबता सूरज उसके पीछे की खिड़की से तिरछा हो रहा था। लगभग शाम हो चुकी थी। लियांग ने अपने दांत पीस लिए। मैं कहाँ हूँ? क्लियर स्काई संप्रदाय में। ली डोंगयू नाम की एक लड़की ने आपको अपनी सुइयों से बचाया, झाओ लिंगलोंग ने उत्तर दिया। उसे जागते देख वह स्पष्ट रूप से आराम करने लगी। उसने तिरस्कार में आह भरी। चचेरे भाई, तुम फिर से इतने लापरवाह नहीं हो सकते। आप भाग्यशाली हैं कि क्लियर स्काई संप्रदाय के लोग दयालु हैं। अगर यह कोई और संप्रदाय होता तो शायद वे आपके साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करते। हालांकि लियांग घायल हो गए थे, झाओ लिंगलोंग ने कोई शिकायत नहीं रखी। इसके बजाय वह ली डोंगयू की सहायता के लिए आभारी थी। लियांग ने एक कड़वी मुस्कान दी। मैं लापरवाह नहीं था, वह आदमी बहुत भयानक था, बिल्कुल भी इंसान नहीं। ऐसा कहा जाता है कि लिशान के वो परिवार ने मार्शल सैनिकों के साथ पीढ़ियों तक प्रयोग किया, नवजात शिशुओं को चरमयान टेम्परिंग अमृत में नहलाया। ऐसा लगता है कि वे आखिरकार सफल हो गए। लिशान का वो परिवार, क्या 13 साल पहले उनका सफाया नहीं हो गया था? आपको कैसे यकीन है कि वो मैनर उनके वंशजों में से एक है? झाओ लिंगलोंग ने असमंजस में पूछा। लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा महसूस किया कि उसका शरीर अलग हो सकता है, लेकिन मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। लिन जुनफेंग की वजह से। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि लिन जुनफेंग को दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद था। उनका लिशान के वो परिवार के साथ संबंध था। जब उन्होंने उनके नरसंहार के बारे में सुना तो वह व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए गए। शायद उसे वो मैनर कहीं मिल गया हो। झाओ लिंगलोंग ने समझा और आह भरी। लिन जुनफेंग वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति थे। वे कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार मार्शल की दुनिया में प्रवेश किया तो उन्होंने भेष बदलकर सम्राट से दोस्ती की। सम्राट ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे पद और भाग्य की पेशकश की, लेकिन उसने जियांगू में स्वतंत्रता का जीवन पसंद किया। वास्तव में एक उल्लेखनीय आदमी, लियांग बड़बड़ाया। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, मेरे लिए परिवार का भी उसके साथ कुछ संबंध है। किस तरह का कनेक्शन? झाओ लिंगलोंग ने उत्सुकता से पूछा। लियांग ने केवल अपना सिर हिलाया, समझाने को तैयार नहीं था। तभी बाहर से एक आवाज आई, अरे क्या आप वास्तव में एक मार्शल चैंपियन हैं? क्या मार्शल चैंपियंस को किताबें पढ़नी हैं? लियांग और झाओ लिंगलोंग ने 2 युवा लड़कियों को खिड़की से झांकते हुए देखा, ली सिजिन और जूनिंग। ये ली सिजिन था जिसने बात की थी, उसकी जिज्ञासु आंखें उस पर टिकी थीं। लियांग ने मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। बेशक, मार्शल चैंपियंस को एक लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी, हालांकि यह विद्वानों की तुलना में आसान है। मैंने अपनी युवावस्था मार्शल आर्ट और पढ़ने दोनों का अभ्यास करने में बिताई। तुम लड़कियों के विपरीत, मेरे पास पहाड़ पर खेलने का समय नहीं था। वह पहले पहाड़ पर चढ़ते समय दोनों से मिला था, यहाँ तक कि उनसे रास्ता भी पूछ रहा था। ली सिजिन ने जोर दिया। चैंपियन भाई, जियांगू में आपका मार्शल कौशल कितना ऊंचा है? लियांग ने उत्तर दिया, मैंने कई प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों को आसानी से हरा दिया है, हालांकि मैं अभी भी सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने से बहुत दूर हूं। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा 5वां वरिष्ठ भाई एक सर्वोच्च विशेषज्ञ है? ली सिजिन ने उत्साह से पूछा। लियांग ने थोड़ा सिर हिलाया। आपका 5वां वरिष्ठ भाई कितना पुराना है? उसने वो मैनर की युवा आवाज को याद करते हुए पूछा। वह भी 15 साल का हुआ, ली सिजिन ने मासूमियत से पलक झपकते हुए जवाब दिया। लियांग का मुंह फड़क गया, जबकि झाओ लिंगलोंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ सदमे में अलग हो गए। ली सिजिन बाहरी रूप से मासूम लग रहा था, लेकिन अंदर से आत्मसंतुष्ट लग रहा था। जूनिंग उसे अच्छी तरह से जानकर उसके सिर को एक तरफ झुका दिया, उसके दिखावे को देखने के लिए तैयार नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए लियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कराह उठी, मैंने मार्शल चैंपियन के नाम को बदनाम किया है। लियांग घायल हो गए और अस्थायी रूप से क्लियर स्काई संप्रदाय में रहे, फिर भी इस मामले ने ली किंगक्यू के जीवन को जरा भी प्रभावित नहीं किया। उनके दिन हमेशा की तरह चले गए। वह लियांग से नहीं मिले, लेकिन जब वह पहाड़ से नीचे गया तो उसकी मुलाकात झाओ लिंगलोंग से हुई। जब झाओ लिंगलोंग को पता चला कि वह संप्रदाय गुरु है तो उसने पहले उसे ईमानदारी से माफी मांगी, फिर अपना आभार व्यक्त किया। इसने ली किंगक्यू को उसके बारे में एक अनुकूल प्रभाव के साथ छोड़ दिया। हालांकि लियांग का इलाज ली डोंगयू ने कायाकल्प की भूतिया अमर सुई का उपयोग करके किया था, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। 10 दिन या आधे महीने के बिना वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाएगा। क्लियर स्काई संप्रदाय के सभी शिष्य इस मार्शल चैंपियन के बारे में काफी उत्सुक थे और अक्सर खिड़की से उसे देखने जाते थे। हालांकि जियांग झाओक्सिया पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण था। जियांग झाओक्सिया के लिए एक व्यक्ति जो वो मैनर के एक ही हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था, वह वास्तविक कौशल के माध्यम से मार्शल चैंपियन नहीं बन सकता था। उसने कनेक्शन पर भरोसा किया होगा। स्वाभाविक रूप से जियांग झाओक्सिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आधे महीने बाद जिस दिन लियांग आखिरकार फिर से चल सका, झांग यूचुन और अन्य 3 आखिरकार लौट आए। वे 13 नए रंगरूटों को वापस लाए, पुरुष और महिला दोनों। सबसे छोटे केवल 12 वर्ष और सबसे पुराने पहले से ही 20। ये वे नए शिष्य थे जिन्हें उन्होंने भर्ती किया था, और उनकी वापसी ने क्लियर स्काई संप्रदाय में जीवंतता वापस ला दी। आंगन में झांग यूचुन ने 13 नए शिष्यों को घुटने टेकने और ली किंगक्यू को सम्मान देने का निर्देश दिया। वे सभी स्पष्ट रूप से उत्साहित और आज्ञाकारी थे। वे पहले से ही ली सिफेंग की ताकत से चकित थे। चूंकि इतना युवा शिष्य भी इतना दुर्जय था, इसलिए संप्रदाय गुरु निश्चित रूप से कहीं अधिक महान होना चाहिए।
लेकिन क्यू ने कुछ विनम्र शब्द कहे, फिर यांग जुएडिंग से नए शिष्यों के लिए ठहरने की व्यवस्था करने के लिए कहा, जबकि वह झांग यूचुन और ली सिफेंग के साथ निजी तौर पर बात करने के लिए कमरे में गए। रुको, मैं पहले तीसरे वरिष्ठ भाई को बुलाने जाऊंगा, ली सिफेंग ने कमरे से बाहर निकलने से पहले जल्दी से कहा। लेकिन क्यू ने झांग यूचुन की ओर रुख किया और टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि आपकी यात्रा ने उनके स्वभाव को संयमित करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। झांग यूचुन ने बेबसी से आह भरी, वह बस थोड़ा अत्याचारी है। उसके मार्शल कौशल के साथ संभवतः उसे कौन अनुशासित कर सकता है। ली सिफेंग को लेकिन क्यू और जियांग झाओक्सिया से डर लगता था, लेकिन उसके दूसरे वरिष्ठ भाई से नहीं। रास्ते में उसने झांग यूचुन को कई बार नाराज कर दिया था और हर बार उसे बाद में उसे वापस मनाना पड़ता था, जिससे झांग यूचुन लंबे समय तक क्रोधित रहने में असमर्थ हो जाता था। लेकिन क्यू ने हंसते हुए कहा, फिर इन नए शिष्यों की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की। वह पहले ही उन पर अपनी निगाहें घुमा चुका था, उनकी प्रतिभा और समझ कुछ भी उल्लेखनीय नहीं थी, नहीं उनके पास भाग्य के कोई विशेष लक्षण थे। लेकिन वह निराश नहीं था, क्लियर स्काई संप्रदाय को अभी जनशक्ति की आवश्यकता थी। विलक्षण प्रतिभा के लिए उनकी इच्छा प्रबल नहीं थी। जियांग झाओक्सिया और वू मैनर के सामने रहने के साथ क्लियर स्काई संप्रदाय के पास पहले से ही एक ठोस आधार था। जूनिंग और युआन ली ने संप्रदाय के भविष्य का प्रतिनिधित्व किया, विशेष रूप से युआन ली, लेकिन क्यू को अपने अमर अधिपति शरीर में बहुत दिलचस्पी थी। ये शिष्य अनाथ नहीं थे। झांग यूचुन ने उन्हें पास के एक काउंटी शहर से भर्ती किया था। ली सिफेंग के न्याय के कार्यों और संप्रदाय के मार्शल कौशल के उनके प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर बाद ली सिफेंग जियांग झाओक्सिया के साथ लौट आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। ऐसा क्या है जिसके लिए आपको अपने तीसरे वरिष्ठ भाई को यहाँ खींचना पड़ा? लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये बच्चा तेजी से बढ़ रहा था, उसका सिर अब जियांग झाओक्सिया के कंधे के पास पहुंच गया था। जियांग झाओक्सिया नाराज लग रही थी। वह लेकिन क्यू के पास बैठ गया, ली सिफेंग को घूर रहा था। यदि आप कुछ महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको इसका पछतावा हो। वह वर्तमान में पूरे दृढ़ संकल्प के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। जूनिंग से पहले पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंचने की कसम खा रहा था। अपने 3 वरिष्ठ भाइयों के सामने खड़े होकर ली सिफेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, जो अपनी उत्तेजना को छिपाने में असमर्थ थे। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। वे गुजो के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के खिताब के लिए लड़ेंगे। क्लियर स्काई संप्रदाय के लिए अपना नाम ज्ञात करने का यह एक सही मौका है। लेकिन क्यू ने झांग यूचुन की ओर देखा, जिसने थोड़ा सिर हिलाकर जवाब दिया। गुजो विशाल है, अनगिनत विशेषज्ञों के साथ। यह मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हर 10 साल में केवल एक बार होता है। तीसरा वरिष्ठ भाई, क्या आप हमेशा यह नहीं जानना चाहते थे कि आप वास्तव में गुजो की मार्शल दुनिया के बीच कहाँ खड़े हैं? आपको अवश्य भाग लेना चाहिए। हम एक साथ चलेंगे और गुजो की सभी मार्शल दुनिया को बताएंगे। समय बदल गया है। ली सिफेंग के भावुक शब्द संक्रामक थे और जियांग झाओक्सिया का खून हिल गया। स्वभाव से प्रतिस्पर्धी जियांग झाओक्सिया ने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को अनूठा रूप से मोहक पाया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि लेकिन क्यू की ओर देखा। लेकिन क्यू सोच में पड़ गया। सच में वह नहीं चाहता था कि क्लियर स्काई संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हो, फिर भी अत्यधिक लो प्रोफाइल होना भी नुकसानदेह था। उनका अपना विकास संप्रदाय के विकास से जुड़ा हुआ था। संप्रदाय जितनी तेजी से समृद्ध होगा, उसे भाग्य के लक्षणों की नकल करने के उतने ही अधिक अवसर मिलेंगे। बेशक एक बार मार्शल दुनिया की प्रतिद्वंद्विता में उलझ जाने के बाद शांतिपूर्ण दिन कम हो जाएंगे। वरिष्ठ भाई, झांग यूचुन ने धीरे से कहा, यह 10 साल में एक बार मिलने वाला अवसर है। अगर हम इसे अभी चूक जाते हैं तो हमें एक और दशक इंतजार करना होगा। एक आदमी को एक जीवन में कितने दशक मिलते हैं? 10 साल उनके लिए बहुत लंबा था। लेकिन क्यू को अचानक कुछ एहसास हुआ। वह अमरता की खेती कर रहा था, लेकिन उसके छोटे भाई मार्शल आर्ट का पीछा कर रहे थे। उन्होंने अनंत जीवन की तलाश की और उन्हें दाव वंश का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उनके शिष्यों ने ऐसा नहीं किया। यदि संप्रदाय का विकास उनके जीवनकाल समाप्त होने से पहले नहीं होता तो वे कभी भी दीर्घायु प्राप्त नहीं कर पाते। क्लियर स्काई संप्रदाय जितना मजबूत होता गया, उतने ही अधिक विरासत, पुरस्कार और आकस्मिक भाग्य की संभावना उसे मिलेगी। शायद अपने शिष्यों की प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस पर विचार करने के बाद लेकिन क्यू ने कहा, आप भाग ले सकते हैं, लेकिन अन्य संप्रदायों के द्वेष में शामिल होने से बचें। क्लियर स्काई संप्रदाय केवल प्रतिष्ठा चाहता है। नए शिष्यों की भर्ती करते समय उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछना सुनिश्चित करें। उनकी स्वीकृति सुनकर ली सिफेंग खुशी से उछल पड़े और खुद को लेकिन क्यू पर फेंक दिया, उन्हें कसकर गले लगा लिया और दावा किया कि वह अपने तीसरे वरिष्ठ भाई की मदद की आवश्यकता के बिना भी उन तथाकथित मार्शल विशेषज्ञों को हरा सकते हैं। जियांग झाओक्सिया चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान से पता चला कि वह भी पहले से ही टूर्नामेंट का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। तीसरा छोटा भाई, साधना में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है मन। जो अकेलेपन को सहन कर सकता है वही दूर तक चल सकता है। जूनिंग प्रतिस्पर्धी हो सकती है, लेकिन उसने खुद को साबित करने के लिए कभी जल्दबाजी नहीं की। वह एक दिन जियांग झाओक्सिया से आगे निकल जाएगी। उस शाम झांग यूचुन ने रात के खाने के दौरान खबर की घोषणा की। शिष्यों की संख्या बढ़ने के साथ सभी के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होना असंभव था। इस प्रकार केवल कुछ वरिष्ठता वाले लोग ही भोजन में उपस्थित थे। ये सुनकर कि जियांग झाओक्सिया और ली सिफेंग मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे, शिष्य उत्साहित हो गए, आपस में शोर मचाते हुए। यांग जुएडिंग ने एक लकड़ी के कटार को थोड़ा नीचे गिरा दिया और भावना के साथ कहा, आह, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट ये वास्तव में खून को हिलाता है। 10 साल पहले मेरा कौशल अभी भी औसत दर्जे का था, बस एक छोटा सा तलना था, लेकिन उस घटना का तमाशा वास्तव में लुभावनी था। इसके बारे में सोचकर ही मेरा खून फिर से खौल उठता है। ली सिजिन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तो आपकी टॉप 10 ऑफ द हेवन लिस्ट प्रसिद्धि उस टूर्नामेंट से आई थी? हर कोई यांग जुएडिंग की ओर देखने लगा, सभी उत्सुक थे। वसू की खांसने लगा, बिल्कुल नहीं, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट केवल एक चैंपियन का ताज पहनता है, कोई शीर्ष 10 नहीं है। स्वर्ग सूची प्रांतीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है। ताकत के अलावा किसी के पास शिष्टता के लिए भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बाकी लोग निराश दिखे। एक कोने में बैठे किन ये मदद नहीं कर सके लेकिन पूछ सके, सीनियर वू, क्या आपने कभी खुद मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लिया था?
यांग जुएडिंग ने सिर हिलाया। मैंने किया, हालांकि गुजरात में नहीं। मैं कभी बेलियांग प्रांत का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट था। उस समय राक्षसी पंथ के 4 महान रक्षक प्रत्येक अत्यधिक शक्तिशाली थे, अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय थे। भले ही गुजरात उनके उत्पीड़न के अधीन नहीं था, हम मार्शल लोग अक्सर उनकी ताकत के बारे में कहानियां सुनते थे। 4 रक्षकों में से प्रत्येक के पास प्रांतीय नंबर 1 की उपाधि थी, जिससे राक्षसी पंथ पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। इससे पहले कभी कोई संप्रदाय इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा था। 100 साल पहले 9 प्रांत 9 अलग अलग राजवंश थे। पिछले राजवंश द्वारा 9 प्रांतों और 14 क्षेत्रों को एकीकृत करने के बाद ही दुनिया वैसी बन गई जैसी आज है। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन दिनों प्रांतीय नंबर 1 होने का मतलब स्वर्ग के नीचे नंबर 1 होना था। उसने राक्षसी पंथ के अतीत की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया और शिष्यों ने ध्यान से सुना, यहाँ तक कि खाना भी भूल गए। हालांकि ली किंगकियू ने खाना जारी रखा, लेकिन यांग जुएडिंग की कहानियों ने उनका ध्यान स्पष्ट रूप से आकर्षित किया। मार्शल दुनिया जहां दुश्मनी और जुनून आपस में जुड़े हुए थे और नायक एक के बाद एक उठे, वास्तव में मनोरम था। फिर भी ली किंगकियू को इसके लिए कोई लालसा नहीं थी। चाहे धर्मी हो या बुरे, सभी मार्ग मृत्यु में समाप्त होते हैं। उसने स्वर्ग के नीचे नंबर 1 बनने की कोशिश नहीं की, उसने अनंत जीवन और अमरता की खोज की। जब तक 7 पीक्स एलायंस जैसे संकट का सामना नहीं करना पड़ता, ली किंगकियू हल्के से पहाड़ से नीचे नहीं उतरेंगे। संप्रदाय गुरु के रूप में उन्हें हर मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालने की आवश्यकता नहीं थी। यह उनके लिए संप्रदाय की अध्यक्षता करने और इसकी भव्य दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त था। यांग जुएडिंग की मार्शल दुनिया की कहानियां सुनकर ली किंगकियू का मन क्लियर स्काई संप्रदाय के भविष्य के बारे में सोचते हुए भटक गया। 5 दिन बाद जियांग झाओक्सिया और ली सिफेंग ने पैकअप किया और जयकार करने वाले शिष्यों से घिरे पहाड़ से बाहर निकल गए। नए आंगन में उनका सामना ली यांग और जाओ लिंगलोंग से हुआ। शिष्यों को मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का जिक्र करते हुए सुनकर दोनों ने एक दूसरे की नजरों से देखा। रुको, तुम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होने जा रहे हो? ली यांग ने पूछा। ली सिफेंग रुक गया, मार्शल चैंपियन की ओर मुड़ा और जवाब दिया, क्या कोई समस्या है? मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भी दिलचस्पी है, ली यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी कलाई को मोड़ दिया, हालांकि पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उसे लगा कि यात्रा करना कोई मुद्दा नहीं होगा। ली सिफेंग झिझका, लेकिन जियांग झाओक्सिया ने चलना भी बंद नहीं किया। ली यांग को एक नज़र भी नहीं बख्शी। अपने तीसरे वरिष्ठ भाई को दूर और दूर चलते हुए देखकर ली सिफेंग के पास उसके पीछे भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चचेरे भाई, पैसे लाओ और चलो चलते हैं, ली यांग ने मुड़कर जाओ लिंगलोंग से कहा। उसकी आंखों को वही बोल चमक मिल रही थी जो उसने पहली बार क्लियर स्काई संप्रदाय में पहुंचने पर की थी। जाओ लिंगलोंग ने बेबसी से आह भरी और जैसा कहा वैसा ही किया। आधे घंटे बाद एक जंगल के भीतर ली किंगकियू कायाकल्प की भूतिया अमर सुई का अभ्यास कर रहा था। उसने चांदी की 4 सुइयां पकड़ी और उन्हें आगे की ओर झटका दिया। वे तेजी से बाहर निकले, बहती रोशनी की धारियों की तरह हवा में बुनाई करते हुए, 100 कदम दूर एक पेड़ से टकराने से पहले पेड़ के तनों के चारों ओर घूमते हुए। बारीकी से देखने पर सभी 4 सुइयां एक ही पतंगे के शरीर में जमी हुई थीं, जो अभी भी बेहोश काम रही थीं। अपने हाथ की गति के साथ सुइयां पतंगे से अलग हो गईं और पीछे की ओर उड़ गईं, ठीक उसकी हथेली में लौट आईं। ली किंगकियू के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। कायाकल्प की भूतिया अमर सुई की उनकी महारत और अधिक परिष्कृत हो गई थी और उन्होंने मानव शरीर के एक्यूपॉइंट्स को दिल से याद कर लिया था। युद्ध में तकनीक आसानी से घातक हमला कर सकती है। तभी ली डोंग्यू ने जंगल में प्रवेश किया, उसके पास आया। वरिष्ठ भाई, ली यांग और जाओ लिंगलोंग चले गए हैं। उन्होंने अपने पीछे सोने की 3 सिल्लियां भी छोड़ी, ये कहते हुए कि वे निष्पक्ष और चौकोर हो गए हैं और चाहते हैं कि हम उनका उपयोग संप्रदाय के द्वार की मरम्मत के लिए करें। लेकिन क्यों मुस्कुराया, चूंकि उन्होंने स्वेच्छा से पेशकश की है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। छोटी बहन, क्या हम कायाकल्प की भूतिया अमर सुई के साथ भाग लेंगे? ली डोंग्यू ने जल्दी से अपने हाथ लहराया। मैं संभवतः सीनियर ब्रदर के लिए एक मैच कैसे हो सकता हूँ? कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं निराश नहीं होना चाहता। यह नहीं चलेगा, यह आपके वरिष्ठ भाई का आदेश है, आपको अवश्य करना चाहिए। ली डोंग्यू मुड़ा और जाने की कोशिश की। ली किंगकियू को अपना कठोर व्यवहार छोड़ने और सहलाने के लिए स्विच करने के लिए मजबूर किया। बहुत समझाने के बाद वह आखिरकार उसे सहमत करने में कामयाब रहा। जियांग झाओक्सिया और ली सिफेंग के मार्शल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए होने की खबर ने क्लियर स्काई संप्रदाय के सभी शिष्यों को बहुत उत्साहित किया। श्रम से अपने खाली समय में मार्शल अभ्यास के लिए सभी का उत्साह काफी बढ़ गया। यांग जुएडिंग को इस बात का अफसोस हुआ कि वह मार्शल कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई की भावना को क्लियर स्काई के 7 सन्स पर छोड़ दिया। शिष्यों के शुरुआती बैच के रूप में ली किंगकियू और यांग जुएडिंग दोनों को उम्मीद थी कि ये 7 संप्रदाय की रीढ़ बन सकते हैं और भविष्य में कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां ले सकते हैं। यांग जुएडिंग को सम्मेलन में नहीं भेजे जाने का कारण एजोर संप्रदाय की धमकी पर विचार करना था। इसके अलावा जियांग झाओक्सिया पहले ही पहाड़ से नीचे जा चुका था और उसके पास कुछ अनुभव था, इसलिए यह उसे और अधिक संयमित करने का मौका होगा। ली सिफेंग के बिना उस वसंत और गर्मियों में ली किंगकियू ने वास्तव में संप्रदाय को थोड़ा बहुत शांत महसूस किया, भले ही शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हर महीने झांग युचुन एक बार पहाड़ से नीचे जाता था। कई नए शिष्यों की भर्ती के अलावा वह कारीगरों को भी आने के लिए आमंत्रित करेगा। उन्होंने एक भव्य हॉल बनाने की योजना बनाई जिसका उपयोग बाद में सभी शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता था। इस मामले पर ली किंगकियू को कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में संप्रदाय की इमारतों का विकास शुरू होना चाहिए। लियांग द्वारा छोड़ी गई सोने की सिल्लियां कोई साधारण नहीं थीं। वे लिंचुवान के विशेष उत्पाद थे। हालांकि शुद्ध सोना नहीं था, उनकी शिल्प कौशल उत्तम थी। झांग युचुन ने शहर में एक टुकड़ा सिक्कों के 300 तार तक में बेचा। क्लियर स्काई संप्रदाय के शेष धन के साथ एक महान हॉल का निर्माण करना मुश्किल नहीं था। वे वैसे भी भव्यता का पीछा नहीं कर रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान झांग युचुन को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से यांग जुएडिंग उनके साथ थे। महान ली राजवंश में सिक्कों की एक स्ट्रिंग 1000 तांबे के सिक्कों के बराबर होती थी और 30 तांबे के सिक्के एक डू चावल खरीद सकते थे, लगभग 6 किलोग्राम। किन परिवार के धन और सामग्रियों के वार्षिक प्रावधान के साथ क्लियर स्काई संप्रदाय के पास वर्तमान में खर्चों के बाद भी अधिशेष था।
हालांकि संप्रदाय ने अभी तक अपने स्वयं के उद्योग विकसित नहीं किए थे, इसलिए आय अभी भी सीमित थी। इसमें कोई मदद नहीं थी, शिष्य बहुत छोटे थे और अभी भी मार्शल सीखने के चरण में थे। वे अभी तक संप्रदाय के लिए राजस्व नहीं बना सके कि वे खेत के काम और श्रम में मदद कर सकते हैं पहले से ही, लेकिन कियू को काफी संतुष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि एक मार्शल संप्रदाय को भी धन का पीछा करने की आवश्यकता थी, लोगों को खाना पड़ता था, हथियारों में पैसा खर्च होता था और मार्शल प्रशिक्षण में और भी अधिक खपत होती थी। एक गर्मी के दिन ली किंग और ली सिजिन भूमिगत आध्यात्मिक झील में खेती कर रहे थे। ली किंग झील के किनारे ध्यान कर रहा था, जबकि उसके सामने घास का एक टुकड़ा था। ली सिजिन उस पैच को ध्यान से देख रहा था। वह घास का मैदान कोई साधारण नहीं था, इसे औषधीय जड़ी बूटियों के साथ लगाया गया था। लेकिन कियू ये देखना चाहते थे कि क्या भूमिगत आध्यात्मिक झील की आध्यात्मिक ऊर्जा इन जड़ी बूटियों को आध्यात्मिक पौधों में बदल सकती है, आध्यात्मिक सार से ओतप्रोत पौधे। ये काम ली सिजिन को सौंपा गया था। वरिष्ठ भाई, ये काम कर गया, ली सिजिन ने खुशी से कहा, जिससे ली किंग को अपनी आंखें खोलने के लिए प्रेरित किया गया। वह तुरंत उठा, झील के पार छलांग लगाई और उसके बगल में उतरा। ली सिजिन जड़ी बूटी के एक डंठल के सामने झुक गया, उत्साह से कहा, वरिष्ठ भाई, ध्यान से महसूस करें, इसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह एक फीकी आभा भी उत्सर्जित कर रहा है। क्या यह आपके द्वारा बताए गए आध्यात्मिक पौधे के रूप में नहीं गिना जाता है? लेकिन कियू नीचे झुक गया और ध्यान से इसे महसूस किया। वास्तव में ऐसा ही पाया। इस खोज ने उन्हें बहुत प्रसन्न किया। एक बार जब क्लियर स्काई संप्रदाय एक अमर साधना संप्रदाय में परिवर्तित हो गया तो सांसारिक मुद्राएं अनिवार्य रूप से अप्रचलित हो जाएंगी। स्पिरिट स्टोन और आध्यात्मिक पौधे सबसे महत्वपूर्ण कठोर मुद्रा बन जाएंगे, क्योंकि शिष्य उन्हें खेती के लिए उपयोग कर सकते थे। इसलिए वह उनकी खेती के बारे में गहराई से परवाह करता था। वास्तव में बुरा नहीं है सिजिन, आप सफल हुए हैं, यह एक महान योगदान है। लेकिन कियू ने उसकी प्रशंसा की। नए साल के बाद से ली सिजिन ने पृथ्वी तावीज कोडेक्स के अपने अध्ययन के अलावा आध्यात्मिक पौधों की खेती के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। प्रक्रिया सुचारू रूप से चली गई थी, उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज। उसे अचानक एहसास हुआ, तकनीकों की विरासत दाओ वंश के विकास की कुंजी नहीं थी, भाग्य था। केवल एक भूमिगत आध्यात्मिक झील ने क्लियर स्काई संप्रदाय की वर्तमान नींव स्थापित की थी। अगर उन्हें कुछ और मिल जाते तो क्या संप्रदाय की उड़ान नहीं होती? प्राचीन महान पर्वत श्रृंखला विशाल और संसाधन समृद्ध थी, ऐसी अन्य झीलें भी छिपी हो सकती हैं। क्या ऐसा है? तब मैं इसे याद रखूंगा, मैं भविष्य में एक बुजुर्ग बनना चाहता हूँ। ली सिजिन गर्व से मुस्कुराया। उपलब्धि की एक बड़ी भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। उसने अचानक पाया कि आध्यात्मिक पौधों की खेती करना बिल्कुल भी नीरस नहीं था, बल्कि वास्तव में सार्थक। लेकिन कियू ने ईमानदारी से कहा, इसे अच्छी तरह से करें और अपने पृथ्वी तावीज कोडेक्स के साथ आप क्लियर स्काई संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बन जाएंगे। हे, तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो बड़े भाई, आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। संप्रदाय किसी और के बिना चल सकता है, लेकिन आपके बिना नहीं। हाँ, ये होना चाहिए, हम साथ एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। दोनों ने काफी खुश महसूस करते हुए तारीफों का आदान प्रदान किया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उन्होंने ये देखने के लिए अन्य जड़ी बूटियों का निरीक्षण करना जारी रखा कि क्या कोई दूसरा आध्यात्मिक पौधा हो सकता है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था। फिर भी वे निराश नहीं थे, यहाँ तक कि एक भी इस बात का सबूत था कि सफलता संभव थी। आध्यात्मिक पौधे की खेती में सफलता संप्रदाय के भीतर नहीं फैली, लेकिन कियू के मूड में बहुत सुधार हुआ। अगले कुछ दिनों में उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया, जिससे शिष्य खुश हो गए और आश्चर्यचकित रह गए कि उन्हें क्या खुशखबरी मिली है। उस दोपहर जैसे ही मौसम तेजी से गर्म हो गया, लेकिन कियू एक जंगल में खड़ा था, शिष्यों को ट्रेन करते हुए देख रहा था। आगे समाशोधन पर अलग अलग ऊंचाई के दर्जनों लकड़ी के डंडे खड़े थे। चेंग कैंगई उनके बीच तेजी से छलांग लगा रहा था, फुर्तीला और स्थिर, आसपास इंतजार कर रहे 8 शिष्यों से कभी कभी प्रशंसा की हौंफों को आकर्षित कर रहा था। यह एक हल्कापन कौशल प्रशिक्षण मैदान था जिसे व्यक्तिगत रूप से चेंग कांगई द्वारा बनाया गया था। वह शिष्यों को हल्कापन तकनीक सिखाने के लिए जिम्मेदार था और यह उसकी पहली कक्षा थी। लेकिन कियू देखने आए थे और अब तक परिणाम अच्छे थे। चोर राजा के पास वास्तव में कुछ वास्तविक कौशल था। क्राउन प्रिंस के शिकार कार्यक्रम को याद करने के बाद चेंग कैंगई ने उस महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया था। क्लियर स्काई संप्रदाय के बारे में अपनी बढ़ती जिज्ञासा के साथ वह पूरी तरह से इसके बैनर तले शामिल हो गया था। उनकी योग्यता और समझ दोनों अच्छी थी, हालांकि उनके पास कोई विशेष भाग्य विशेषता नहीं थी। दोनों में अच्छे स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि चेंग कांगई अमर खेती के लिए योग्य था। वर्तमान में लेकिन कियू अभी भी उसे देख रहा था। हालांकि चेंग कैंगई आश्वस्त दिखाई दे रहा था, लेकिन वह वास्तव में काफी घबराया हुआ था। उसकी महत्वाकांक्षा थी, वह यांग जुएडिंग के रूप में अधिक अधिकार वाला व्यक्ति बनना चाहता था। इसलिए उसने कुछ भी नहीं रोका और चेलों को ईमानदारी से निर्देश दिया। कई प्रदर्शनों के बाद उसने शिष्यों को बारी बारी से चलने दिया, जबकि वह नीचे खड़ा था। अगर वे गिरते हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहते थे। इस रवैये ने लेकिन कियू को मंजूरी देते हुए सिर हिलाया और चेंग कांगई ने अपनी आंख के कोने से उस सिर हिलाते हुए महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। उस समय लेकिन कियू की आंखों के सामने पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। चूंकि आपके नेतृत्व में क्लियर स्काई संप्रदाय ने मार्शल वर्ल्ड में अपना पहला नाम बनाया है, आपके दाओ वंश के लिए प्रसिद्धि स्थापित की है, इसलिए आपको भाग्य विशेषता का अवसर प्राप्त हुआ है। ओह, जियांग झाओक्सिया और ली सिफेंग सफल हुए। लेकिन कियू के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में शिष्यों को भेजना वास्तव में सही रास्ता था। एकांत केवल दाओ वंश के विकास को प्रतिबंधित करेगा। इस बार उन्होंने वह प्राप्त किया जो वह सबसे अधिक चाहते थे, एक भाग्य विशेषता अवसर। उसने पहले ही तय कर लिया था कि यह मौका युवा युआनली को मिलेगा। शब्द अकेले अमर अधिपति शरीर किसी के खून को हिलाने के लिए पर्याप्त थे। अन्य शिष्यों के लिए किसी में भी विशेष रूप से उल्लेखनीय भाग्य लक्षण नहीं थे और उन्हें वुमैनर के टाइगर बॉडी एलिफेंट स्ट्रेंथ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वुमैनर अब दुर्जय था, लेकिन अगर यह जीवन और मृत्यु के द्वंद्व की बात आती है तो लेकिन कियू कायाकल्प की भूतिया अमर सुई के साथ ऐसे प्रतिद्वंद्वी को तुरंत समाप्त कर सकता है। लेकिन कियू मुस्कुराया और चेंग कांगई को सिर हिलाया, फिर मुड़ा और चला गया। उनके हाव भाव ने चेंग कांगई को बहुत प्रेरित किया, जिन्होंने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया।
चेंग कांगई के मार्शल प्रदर्शन को देखने के बाद ली केंगक्यू को अभी भी अन्य प्रशिक्षण मैदानों का निरीक्षण करना था। मछली तालाब, अस्तबल और खेत सभी उसकी देखरेख की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग स्वाभाविक रूप से आलसी थे। संप्रदाय गुरु के रूप में ली केंगक्यू की उपस्थिति ने न केवल शिष्यों को मेहनती बनाए रखा बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया, ये दिखाते हुए कि उनके प्रयासों को देखा जा रहा था। जितने अधिक शिष्य थे वह उतना ही व्यस्त होता गया। उनके और संप्रदाय के प्रति उनकी वफादारी में समय के साथ उतार चढ़ाव होता गया और उनकी उपस्थिति ने सीधे उस पर प्रभाव डाला। इससे उन्हें नेतृत्व की कला में अधिक रुचि हो गई। अभी के लिए समग्र रूप से क्लियर स्काई संप्रदाय फल फूल रहा था। सब कुछ लगातार प्रगति कर रहा था। एक महीना जल्दी बीत गया और गर्मियों के अंत में समय आ गया। जियांग झाओक्सिया और ली सिफेंग आखिरकार लौट आए, लेकिन जियांग झाओक्सिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ली सिफेंग और एक पीले कपड़े पहने महिला द्वारा लकड़ी के स्ट्रेचर पर पहाड़ पर ले जाया गया था। जब ली केंगक्यू आंगन में पहुंचे तो ली डोंगयू पहले से ही जियांग झाओक्सिया के इलाज के लिए कायाकल्प की भूतिया अमर सुई का उपयोग कर रहे थे। ली केंगक्यू का काला चेहरा देखकर अन्य शिष्यों ने जल्दी से रास्ता बना लिया। ली सिफेंग ने लाल आंखों से उसकी ओर रुख किया, व्यथित लग रहा था। क्या हुआ? ली केंगक्यू ने पूछा। जियांग झाओक्सिया पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की तीसरी परत पर था। वह इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो सकता था कि बेहोश हो जाए? क्या यह एक और घात था? ली सिफेंग ने अपने दांत पीस लिए और कहा, वापस जाते समय हम पर स्काई ब्लेड संप्रदाय द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। उनके संप्रदाय गुरु, जो एक बार तीसरे वरिष्ठ भाई से पराजित थे, ने एक द्वेष सहन किया और प्राचीन महान पर्वत श्रृंखला में हमें रोकने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा की। स्काई ब्लेड संप्रदाय। ली केंगक्यू ने यांग जुएडिंग की ओर देखा, जिनकी अभिव्यक्ति उन शब्दों पर बदल गई। यांग जुएडिंग ने तुरंत कहा, स्काई ब्लेड संप्रदाय गुजो के 7 महान संप्रदायों में से एक है, जिसका इतिहास 200 वर्षों का है। उनकी अंतिम तकनीक स्काई ब्लेड उस युग की सबसे जानलेवा ब्लेड कला है। वे आम लोगों के बीच रहते हैं, उनके गढ़ नदियों और झीलों के किनारे के शहरों में फैले हुए हैं। कोई भी उनकी सही संख्या नहीं जानता। लगातार अन्य मार्शल संप्रदायों के साथ युद्ध में वे 7 पीक्स एलायंस से भी अधिक दबंग हैं। रुको, क्या आपने अभी कहा कि जियांग ने स्काई ब्लेड संप्रदाय मास्टर को हराया? यांग जुएडिंग ने ली सिफेंग को अविश्वास से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पीछे खड़े होकर चेंग केंगई अंदर से चौंक गया, यहाँ तक कि स्काई ब्लेड संप्रदाय मास्टर भी जियांग झाओक्सिया का मैच नहीं था। हालांकि वह कभी चोर राजा था, उसके लिए स्काई ब्लेड संप्रदाय मास्टर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। एक किंवदंती। ली सिफेंग ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, बेशक। तीसरे वरिष्ठ भाई ने 30 चालों के भीतर स्काई ब्लेड संप्रदाय मास्टर को हरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मार्शल विशेषज्ञों को सर्वश्रेष्ठ बनाया और केवल मार्शल वर्ल्ड के नंबर 1 से हार गए। अगर वह लगातार लड़ाइयों से थक नहीं गया होता और आंतरिक ऊर्जा में समाप्त नहीं होता तो वह बिल्कुल भी नहीं हारता। फिर भी तीसरे वरिष्ठ भाई ने अपना नाम बनाया है। कई संप्रदाय अब हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। हम काफी कुछ गुरुओं से मिले हैं। यांग जुडिंग ने जल्दी से पूछा, मार्शल वर्ल्ड का नंबर 1 कौन बना? यूजिएई नाम का एक बूढ़ा आदमी। तो यह हेल्दे यू था। कोई आश्चर्य नहीं, वह वास्तव में एकांत से बाहर आया था। यांग जुएडिंग ने अचानक एहसास और सम्मान के साथ कहा। लेकिन कियू ने महसूस किया कि जियांग झाओक्सिया की स्थिति स्थिर थी, जीवन के लिए खतरा नहीं, लेकिन ली सिफेंग को घूरते हुए उसकी भौहें तन गईं। विषय मत बदलो। वह वास्तव में कैसे घायल हो गया? यदि स्काई ब्लेड संप्रदाय मास्टर भी उसका मैच नहीं था तो इस कहानी में और भी बहुत कुछ होना चाहिए। ली सिफेंग झिझका, अनिश्चित था कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं। उस समय पीले कपड़े पहने महिला जो उनके साथ आई थी ने एक उदास अभिव्यक्ति पहनी और कहा, यह मेरी वजह से था कि वह आहत था। उस बूढ़े खलनायक चेंग ने मेरे छोटे भाई को बंधक बना लिया और मौका मिलने पर मुझे उसे जहर देने के लिए मजबूर किया। इसने स्काई ब्लेड संप्रदाय को उद्घाटन दिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं सिर्फ एक साधारण महिला हूं जिसके पास कोई मार्शल कौशल नहीं है। मेरे पिता और मैं एक सराय चलाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये सिर्फ मैं और मेरा भाई एक दूसरे पर निर्भर थे। अब मेरे भाई को उस बूढ़े खलनायक चेंग ने मार डाला है। मेरे पास अब इस दुनिया में रहने के लिए चेहरा या इच्छा नहीं है। इसके साथ ही वह अचानक मुड़ी और पास के एक खंभे की ओर दौड़ी, अपनी जान लेने का इरादा रखती थी। जब उसने पीले कपड़े पहने महिला को इतनी लापरवाही से काम करते देखा तो यांग जुएडिंग सहज रूप से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक हाथ उसके कंधे पर दबा दिया गया। बैंग! पीले कपड़े पहने महिला एक खंभे से टकरा गई। खून का छिड़काव हो रहा था। उसका शरीर लंगड़ा हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यांग जुएडिंग गुस्से में मुड़ा, केवल ये पता लगाने के लिए कि जिसने उसे रोका था वह ली केंगक्यू था। उसका गुस्सा तुरंत दूर हो गया क्योंकि उसने असमंजस में पूछा, इस महिला ने लाचारी से काम किया। तथ्य यह है कि वह जियांग झाओक्सिया को वापस ले आई। ये साबित करता है कि उसका दिल बुरा नहीं है। उसका अपराध मौत की गारंटी नहीं देता है। दूसरों ने भी ली केंगक्यू की ओर देखा। समझ में नहीं आया कि उसने यांग जुएडिंग को क्यों रोका था। ली सिफेंग ने अपना सिर घुमाया और पीले कपड़े पहने महिला की लाश पर नजर डाली। उसने वास्तव में राहत की सांस ली। यांग जुएडिंग की प्रश्नवाचक निगाहों का सामना करते हुए ली केंगक्यू ने बदले में पूछा, क्या यह मैं नहीं था जिसने उसे मार डाला था? यांग जुएडिंग का दम घुट गया, वापस बहस करने में असमर्थ। एक पल के बाद वह बुदबुदाया, लेकिन हम उसे मरते हुए नहीं देख सकते। उसे बचाने के बाद क्या होता है? ली केंगक्यू के प्रति प्रश्न ने यांग जुएडिंग को चौंका दिया। जैसा कि उसने विचार की उस रेखा का पालन किया, उसे एहसास हुआ कि उसे बचाने से वास्तव में अंतहीन परेशानी आएगी। उसने पहले भी इसी तरह की चीजों का अनुभव किया था, इसलिए अब क्लियर स्काई संप्रदाय में बने रहने की उसकी इच्छा। ली केंगक्यू ने मुड़कर सभी शिष्यों पर अपनी निगाहें घुमाईं। अगर हम उसे बचाते हैं तो वह हेवनली ब्लेड संप्रदाय की जासूस हो सकती है, जो क्लियर स्काई संप्रदाय को खतरे में डालना जारी रखती है। या शायद उसने सच बोला, लेकिन स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के प्रति उसकी नफरत अपूरणीय है, जो हमें उनके साथ संघर्ष में धकेल सकती है। क्या अधिक है, उसने जियांग झाओक्सिया को जहर दिया। क्या वह वैसा कर सकती है जैसा वह चाहती है क्योंकि उसके अपने कड़वे कारण थे? इसके अलावा वह मरना चाहती थी। वह अपने भाई को नहीं बचा सकती थी। क्या हमें उसकी मरने की इच्छा का सम्मान नहीं करना चाहिए? इस मार्शल दुनिया में द्वेष और प्रतिशोध से बचा नहीं जा सकता है। कई मार्शल आर्टिस्ट अपने रोग के कारण संघर्ष में मजबूर हो जाते हैं,
लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्हें मजबूर किया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को उन्होंने मार डाला था वे मरने के लायक थे? हर कोई जो गलत करता है उसके पास ऐसा करने के लिए हमेशा अपना कारण होता है। मैं केवल एक ही बात में विश्वास करता हूँ, हर ऋण का अपना देनदार होता है, हर द्वेष का स्रोत होता है। प्रतिशोध का बदला चुकाना होगा। क्लियर स्काई संप्रदाय सांसारिक अर्थों में तथाकथित धार्मिक संप्रदाय नहीं है। हम शिष्टता और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति जिसने कभी भी हमें नुकसान पहुंचाया है, हमें कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। क्लियर स्काई संप्रदाय की एकमात्र लबोलुआब यह है कि हम पहले दूसरों को उकसाते नहीं हैं। अब से कई साल बाद मुझे उम्मीद है कि जब हमारे दुश्मन दूसरों को हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देंगे, यहाँ तक कि मजबूर लोग भी हमें अपमानित करने की कीमत के बारे में 2 बार सोचेंगे। बोलने के बाद लेकिन क्यू ली डोंग्यू के पास गया, धीरे से जियांग झाओक्सिया को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गया। शिष्यों ने नजरों का आदान प्रदान किया। संप्रदाय गुरु के शब्द और पीले कपड़े पहने महिला की लाश का दृश्य उन पर गहराई से प्रहार कर रहा था। यांग जुएडिन का चेहरा हरे और लाल रंग के रंगों के बीच बदल गया, गुस्से से नहीं बल्कि इसलिए कि लेकिन क्यू के शब्दों ने वास्तव में उसे प्रभावित किया था। शिष्टता क्या थी? धार्मिकता क्या थी? वह हमेशा एक शूरवीर व्यक्ति होने पर गर्व करता था, फिर भी उसने कितने लोगों की जान ली थी? शायद केवल उन लोगों को बचाना जो अभी भी जीना चाहते थे। ये शिष्टता का शुद्ध रूप था और एक बहुत कम परेशानी से बोझिल था। मास्टर ली सही कह रहे हैं। हमारे पास ये सत्यापित करने का न तो समय है और न ही कारण। हमें बस इतना जानने की जरूरत है कि उसने जियांग झाओक्सिया को जहर दिया था। हम उसे सिर्फ इसलिए माफ नहीं कर सकते क्योंकि जियांग झाओक्सिया बच गई। इसके बारे में सोचो, अगर वह एक बदसूरत आदमी होता तो क्या आप में से कोई भी उसकी बड़बड़ाहट सुनने की जहमत उठाता? चेंग कैंघई ने अचानक बात की, हालांकि उनकी आखिरी पंक्ति ने शिष्यों से कई तस्वीरें बटोरी। एक सादे दिखने वाले पुरुष शिष्य ने गुस्से से पूछा, वरिष्ठ चेंग, बदसूरत पुरुषों के साथ क्या गलत है? एक पल में सभी की भावनाएं बदल गईं। शिष्यों ने इसके बजाय चेंग कैंघाई को परेशान करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से वे बिल्कुल सुंदर नहीं थे, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वह उन्हें नीची दृष्टि से देखता है। इस बीच लेकिन क्यू अपने क्वार्टर में लौट आया था और एक बार फिर जियांग झाओक्सिया के इलाज के लिए कायाकल्प की भूतिया अमर सुई का इस्तेमाल किया था। सच में वह पीली पहने महिला की अंतिम सांस को संरक्षित करने के लिए उसी तकनीक का उपयोग कर सकता था, लेकिन कुछ विचार के बाद उसने इसके खिलाफ फैसला किया। झांग यूचुन, ली डोंग्यू और ली सिफेंग उसके पीछे पीछे अंदर गए। उनके चेहरे पर चिंता लिखी हुई बिस्तर के पास खड़े थे। वरिष्ठ भाई, यह अच्छा किया गया था। ईमानदारी से मैं भी उसे भगाना चाहता था, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं थी। तीसरे वरिष्ठ भाई को अकेले वापस ले जाना काफी कठिन था। अगर मैं सुअर के पैर को कुतरता नहीं होता और शराब नहीं छोड़ता तो मुझे भी जहर दिया जाता। शुक्र है तीसरे वरिष्ठ भाई ने मुझे समय पर चेतावनी दी, और अगर यह कोई और होता तो उन्हें कार्य करने के लिए स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय की आवश्यकता नहीं होती। ये जहर अकेले उन्हें मार सकता था। वह महिला शातिर थी। किसने सोचा होगा कि सराय का मालिक इतना विश्वासघाती है, पहले से जाल बिछा रहा है। ली सिफेंग ने ताली बजाते हुए कहा। झांग यूचुन ने सिर हिलाया। अगर हमने उसे बचा लिया होता तो मुसीबत आ जाती। अगर उसने तीसरे जूनियर ब्रदर को दोषी ठहराया, ये सोचकर कि स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के साथ उसके झगड़े ने उसके भाई को मार डाला, तो हम फिर कभी शांति नहीं देख पाएंगे। उन्होंने हमेशा महसूस किया था कि क्लियर स्काई संप्रदाय में कुछ कमी है। आज वह आखिरकार समझ गया कि यह क्या था। वह गायब चीज लोकाचार और सिद्धांत थी। क्लियर स्काई संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय था? इसके शिष्यों पर कौन से अनुशासन थे? इनमें से कुछ भी स्थापित नहीं किया गया था। लेकिन क्यू ने बेहोश जियांग झाओक्सिया को देखा और धीरे से बोला, वास्तव में मुझे अधिक डर है कि वह तीसरे जूनियर भाई के साथ उलझ जाएगी। वह बिल्कुल अकेली है और स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय उनका साझा दुश्मन है। यदि एक दिन वह जीवन और मृत्यु के माध्यम से उसका अनुसरण करने का विकल्प चुनती है तो उसे उसके स्नेह से दूर होना मुश्किल हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि किसी दिन उसे चाकू मार दिया जाए जिसे वह प्यार करता है। ली डोंग्यू और झांग यूचुन ने आश्चर्यचकित रूप से देखा। दोनों नवोदित भावनाओं की उम्र में थे, इसलिए वे समझ गए कि उनका क्या मतलब है। ली सिफेंग ने अपना सिर खुजलाया और असमंजस में पूछा, वरिष्ठ भाई ने उससे केवल एक वाक्य बोला इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। वह संभवतः उसके प्यार में कैसे पड़ सकता है? लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखा और सूंघा। तुम अभी भी जवान हो, आप प्यार को नहीं समझते। तो फिर बड़े भाई समझते हैं। बेशक, तो फिर तुमने किससे प्यार किया है? मेरे सपनों में कुछ प्रेम संबंध रहे हैं, गहरे, अविस्मरणीय, मुझे अलग कर रहे हैं। जब मैं उठा तो मैंने कसम खाई कि मैं फिर कभी प्यार नहीं करूंगा। लेकिन क्यू ने इसे बेरुखी से कहा और ली सिफेंग ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया। उत्सुकता से पूछा कि वह खुद ऐसे सपने कैसे देख सकता है। झांग यूचुन और ली डोंग्यू ने असहाय मुस्कान का आदान प्रदान किया। उनका सबसे बड़ा भाई हमेशा ऐसा ही रहता था, गंभीर बातचीत के दौरान भी बकवास करता था। थोड़ी देर बाद लेकिन क्यू ने एक्यूपंक्चर समाप्त किया। ये देखकर झांग यूचुन ने पूछा, वरिष्ठ भाई, हम स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के बारे में क्या करते हैं? लेकिन क्यू की निगाहें ठंडी हो गईं। क्या करें? और क्या वे खून चाहते हैं? तब वे खून देखेंगे। बिल्कुल, खून बहाना चाहिए। अगर यह प्रतिशोध बिना किसी बदला के हो जाता है तो हमारी मार्शल आर्ट बर्बाद हो जाती है। ली सिफेंग चिल्लाया। स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के बारे में सोचते ही उसे अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। झांग यूचुन ने चिंतित होकर कहा, स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय का प्रभाव व्यापक रूप से फैलता है। वे बिना किसी संदेह के कार्य करते हैं। उन्होंने तीसरे जूनियर भाई के खिलाफ कैसे साजिश रची, ये स्पष्ट है। खुले हमलों को चकमा देना आसान है, छिपे हुए नहीं है। जैसे ही लेकिन क्यू बोलने ही वाला था, एक हाथ ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली। उसने मुड़कर देखा कि जियांग झाओक्सिया ने अपनी आंखें खोल रही हैं। जियांग झाओक्सिया पीले चेहरे पर लेकिन क्यू को घूर रहा था और कमजोर रूप से कहा, वरिष्ठ भाई, इस मामले को अभी के लिए छोड़ दो। मैं खुद बदला लूंगा। मुझे खुद इसका बदला लेना चाहिए। तीनों, झांग यूचुन, ली डोंग्यू और ली सिफेंग ने खुशी से उसकी ओर देखा। ली सिफेंग लगभग फूट फूट कर रोने लगी। मार्शल की दुनिया के माध्यम से उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी और केवल वे ही सच्ची कठिनाइयों को जानते थे। जियांग झाओक्सिया के कोमा के दौरान ली सिफेंग हर रात लगातार डर में रहता था, नींद हराम करता था।
लेकिन क्यू ने जियांग झाओक्सिया की निगाहों से मुलाकात की, धीरे से आह भरी और धीरे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। तीसरा जूनियर भाई, जैसा आप चाहते हैं। जियांग झाओक्सिया ने फिर अपनी पकड़ ढीली दी और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन क्यू ने खड़े होकर कहा, चलो चलते हैं, उसे आराम करने दो। तीनों ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर उसके पीछे पीछे चले गए। लेकिन क्यू खेती जारी रखने के लिए पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ गए। ली डोंगयू ने धीमी आवाज में बोलते हुए चुपचाप पीछा किया। वरिष्ठ भाई, चिंता मत करो। तीसरा वरिष्ठ भाई ठीक है। लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर रुख किया। मैं चिंतित नहीं हूँ, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ली डोंगयू झिझकी, फिर हिम्मत जुटाई। बड़े भाई, आपकी हत्या का इरादा भारी हो गया है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर के जाने के बाद से आप बहुत अधिक दबाव में हैं? लेकिन क्यू ने चलना बंद कर दिया। क्या आप मेरे इस पक्ष से डरते हैं? मैं बड़े भाई से कैसे डर सकता हूँ? मैं केवल चिंतित हूँ। आपको अकेले सारा दबाव सहने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, हम एक साथ उनका सामना करेंगे, भले ही इसके लिए एक साथ मरना पड़े। आपको सब कुछ खुद ले जाने की जरूरत नहीं है। ली डोंगयू का स्वर गंभीर था, उसकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प से भरी थी, बिना किसी डर के। लेकिन क्यू मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया। वह उसके बालों को रफल करने के लिए आगे बढ़ा। मौत की उस बात के साथ बहुत हो गया। मुझे मरने की कोई इच्छा नहीं है। अब जाओ, मेरी खेती में खलल मत डालो। वह आगे बढ़ता रहा, जबकि ली डोंगयू अपनी जगह पर खड़ा था, तब तक देख रहा था जब तक कि उसकी आकृति जंगल में गायब नहीं हो गई। अल्पविराम। एक भव्य प्राचीन शैली के हॉल के अंदर स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर लू फुहू एक कुर्सी पर नंगे सीने बैठे थे। उसके बगल में बैंगनी पोशाक में एक आकर्षक महिला उसके घावों की देखभाल कर रही थी। लू फुहू का शरीर मजबूत था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसकी लंबी दाढ़ी अस्त व्यस्त थी और उसकी तेंदुए जैसी आंखों में बर्बरता थी। उसकी छाती पर आड़े तिरछे निशान उसे और भी डरावना बना देते थे। वह बवा जियांग झाओक्सिया की तलवार की आभा वास्तव में जहरीली है। 1 महीने से अधिक समय हो गया है, फिर भी घाव अभी भी ठीक होने से इनकार कर रहा है। लू फुहू ने जियांग झाओक्सिया के मात्र उल्लेख पर अपने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में बात की। बैंगनी कपड़े पहने महिला ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सच है कि क्लियर स्काई संप्रदाय के जियांग झाओक्सिया केवल 16 वर्ष के हैं? गुजो की मार्शल दुनिया लंबे समय से चर्चा में थी। जियांग झाओक्सिया के नाम ने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद जमीन को हिला दिया था। हाल ही में उसे पता चला था कि लू फुहू की चोट उसी मुठभेड़ से लगी थी। लू फुहू ने सूंघा। ये सही है, क्लियर स्काई संप्रदाय राक्षसों का उत्पादन करता रहता है। पुराने दिनों में क्लियर स्काई ट्रू मास्टर 3 प्रांतों में अपराजित रहे। उनके शिष्य लिन जुनफेंग मार्शल वर्ल्ड में तब घूमते थे जब वह जियांग झाओक्सिया से भी छोटे थे। किसने सोचा होगा कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे निकल जाएगी? जियांग झाओक्सिया लिन जुनफेंग से भी अधिक राक्षसी है। बैंगनी कपड़े पहने महिला ने भौहें सिकोड़ लीं। पति, क्लियर स्काई संप्रदाय इतना शक्तिशाली है, फिर भी आप लोगों को उनके खिलाफ योजना बनाने के लिए भेजते हैं। क्या आप हम पर विपत्ति लाने से नहीं डरते? आराम करना। लिन जुनफेंग पहले ही मार्शल की दुनिया से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्लियर स्काई संप्रदाय नवसिखियों से भरा है। उनका सबसे मजबूत लड़का है जियांग झाओक्सिया। हालांकि उनका युद्ध कौशल असाधारण है, लेकिन उनके पास सांसारिक अनुभव का अभाव है। जब तक वह महिला शीनियांग उन्हें एस्कॉर्ट करती है, तब तक वे बच्चे उस पर पूरा भरोसा करेंगे। वह अकेले ही क्लियर स्काई संप्रदाय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। लू फुहू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अपनी ही चालाकी पर मुस्कुराते हुए। हालांकि गति ने उसके घाव को खींच लिया, जिससे वह दर्द से फुफकार रहा था। बैंगनी कपड़े पहने महिला ने बेबसी से आह भरी। आप स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के भव्य संप्रदाय गुरु हैं। क्या आपको डर नहीं है कि लोग इस तरह से काम करने के लिए आपका मजाक उड़ाएंगे? उसकी आंखों में घृणा की एक चमक आई, लेकिन जैसे ही वह आई, गायब हो गई। जब वह मर जाएगा तभी मेरी हार की अफवाहें दूर होंगी। स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय गुजो के 7 महान संप्रदायों में से एक है। किसी को भी हमारे ऊपर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर मैं क्लियर स्काई संप्रदाय पर खुले हमले का नेतृत्व करता तो मार्शल वर्ल्ड हम पर हंसेगा। यही एकमात्र तरीका है। लू फुहू की आवाज अंतिमता के साथ गूंज उठी। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ, जियांग झाओक्सिया को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? क्या उस क्लियर स्काई ट्रू मास्टर ने किसी तरह की सर्वोच्च तकनीक को पीछे छोड़ दिया था? जैसे ही बैंगनी कपड़े पहने महिला बोलने वाली थी, एक आदमी हॉल में दौड़ा और उनके सामने घुटने टेक दिए। रिपोर्ट, संप्रदाय गुरु 2 लोग जागीर के बाहर आ गए हैं। एक मार्शल चैंपियन लियांग होने का दावा करता है और हमारे संप्रदाय के साथ एक मुक्केबाजी मैच का अनुरोध करता है। हालांकि जियांग झाओक्सिया घायल होकर लौट आया, लेकिन इसने क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों को भयभीत नहीं किया, क्योंकि ली सिफेंग ने अपने कारनामों को स्पष्ट रूप से बताया, जिससे कहानी जल्दी से सभी के बीच फैल गई। 7 पीक्स एलायंस के 5वें गठबंधन नेता के खिलाफ लड़ाई, 5 चालों में जीत। सच्चे व्यक्ति हुआन डांग के खिलाफ लड़ाई, 7 चालों में जीत। ज़ेन सेरेनिटी मंदिर के दिव्य भिक्षु के खिलाफ लड़ाई, 23 चालों में जीत। आयरन माउंटेन पीक के प्रवर्तन बुजुर्ग के खिलाफ लड़ाई, 25 चालों में जीत। मार्शल वर्ल्ड के नंबर 1 यूजियाई के खिलाफ लड़ाई, 200 चालों के बाद संकीर्ण हार। उन युद्ध अभिलेखों में से प्रत्येक ने क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों के खून को हिला दिया। संप्रदाय के भीतर जियांग झाओक्सिया की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई। जून के अलावा हर शिष्य ने उनकी प्रशंसा की। ली सिफेंग ने बेशर्मी से जियांग झाओक्सिया को स्वर्ग के नीचे दूसरा सबसे मजबूत घोषित किया। मार्शल की दुनिया विश्वासघाती है, ये कभी भी एक खोखली कहावत नहीं रही है। यहाँ तक कि प्रसिद्धि और भाग्य का पीछा करने वाले विद्वान भी भयावह दिलों का सामना करते हैं। नए आंगन में झांग यू ने धीरे से खुद को बांस के पंखे से पंखा उड़ाया, क्योंकि वह इत्मीनान से बोल रहा था। आंगन में 30 शिष्य बैठे थे जो उनका व्याख्यान सुन रहे थे। ये ली किंगक्यू के निर्देश पर था, क्योंकि अपने दम पर झांग यू कभी भी इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि ली सिफेंग को भी ली किंगक्यू ने वहां बैठाया था। क्लियर स्काई संप्रदाय धर्मनिरपेक्ष दुनिया से बहुत दूर था और इसका रास्ता शांत और अलग था। अभी के लिए अधिकार के लिए कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए शिष्य सरल विचारों वाले थे। लेकिन क्यू ने उन्हें विचार और जागरूकता में कुछ सबक देना आवश्यक समझा। उस मृतक शी नियांग का मामला संदेह से भरा था। एल्डरली बहुत छोटा था और उसे बहुत अनदेखा कर दिया गया था।
आज हम इसकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले, एक साधारण सराय के मालिक के रूप में वह कैसे सुनिश्चित हो सकती थी कि वह गलत व्यक्ति को जहर नहीं देगी। दो मार्शल विशेषज्ञों की उपस्थिति में वह निश्चित रूप से पहली बार जहर देने का प्रयास करने से घबरा गई होगी, फिर भी उसने कोई दोष नहीं दिखाया। दूसरा, एल्डर जियांग की आंतरिक ऊर्जा गहरी है, उनकी सुनने की क्षमता असाधारण है। यहाँ तक कि एक दीवार के माध्यम से वह दूसरों को फुसफुसाते हुए पकड़ सकता था, फिर भी उस महिला ने पहले से कोई संकेत नहीं दिया। तीसरा, पहाड़ पर चढ़ने पर उसने अपनी मौत की तलाश की। उसका क्या इरादा था? अगर वह वास्तव में मरना चाहती थी तो पहाड़ से नीचे उतरकर अपना जीवन कहीं और क्यों न समाप्त कर ले। हमारे सामने मरने पर जोर क्यों देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह निश्चित थी कि हम उसे बचाएंगे? झांग यू ने एक के बाद एक सवाल पूछे, यहाँ तक कि ली सिफेंग, जो कुछ हद तक अधीर था, उन्हें सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। जितना अधिक वह सोचता था उतना ही उसे लगता था कि शीनियांग के बारे में कुछ गलत है। बाद में झांग यू ने मार्शल की दुनिया से सुनी गई कहानियों को सुनाना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट के इतने सारे उस्ताद घात या छोटे पुरुषों के विश्वासघात के कारण नष्ट हो गए थे। जो लोग ताकत के निष्पक्ष द्वंद्व में मारे गए वे वास्तव में अल्पसंख्यक थे। बहुत शक्तिशाली होना कभी कभी कमजोरी बन जाता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना, यहाँ तक कि जियांग झाओक्सिया, वह व्यक्ति जिसे अब स्वर के नीचे दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता है, ने लगभग अपना जीवन खो दिया था, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। लेकिन क्यू भी कुछ देर सुनने आए। एक बार जब उन्होंने पुष्टि की कि झांग यू की शिक्षाओं में कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है और वे वास्तव में उत्कृष्ट हैं, तो वह चुपचाप चले गए। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट से जियांग झाओक्सिया को जो प्रसिद्धि मिली उसने ली क्यू की अपेक्षाओं से परे लाभ पहुंचाया। जियांग झाओक्सिया और अन्य लोगों के लौटने के एक महीने बाद झांग यूचुन भर्ती करने के लिए पहाड़ से नीचे गया और पहली बार उसने एक साथ 16 लोगों की भर्ती की। सभी जियांग झाओक्सिया की प्रतिष्ठा से आकर्षित हुए। उनमें से एक व्यक्ति था जो विशेष रूप से अच्छी साधना योग्यता वाला था, जिसे ली क्यू ने गुप्त रूप से विशेष अवलोकन के लिए नोट किया था। सर्वोच्च शुद्धता आदिम एकता शास्त्र को सिखाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता थी, योग्यता और योगदान। लेकिन क्यू खराब योग्यता वाले लोगों को भी मौका देगा, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि परिश्रम किसी के भाग्य को बदल सकता है। जैसे ही शरद ऋतु आए, अन्य मार्शल संप्रदाय मिलने आए, योजनाओं या मांगों के साथ नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए। लेकिन क्यू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और वे सुखद रूप से मिल गए। यह आगंतुक संप्रदाय व्हाइट क्रेन संप्रदाय था, जो गुजो में एक दोयम दर्जे का संप्रदाय था। इसके संप्रदाय गुरु ने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भी भाग लिया था और जियांग झाओक्सिया से दोस्ती की थी। वह 5 शिष्यों को मिलने के लिए लाया, 2 दिन रुका और फिर विदा ली। लेकिन क्यू, जियांग झाओक्सिया और झांग यूचुन व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहाड़ से नीचे ले गए। मास्टर ली, आपको किसी दिन अतिथि के रूप में हमारे व्हाइट क्रेन संप्रदाय में आना चाहिए। मैं निश्चित रूप से आपके साथ अत्यंत आतिथ्य के साथ व्यवहार करूंगा। व्हाइट क्रेन संप्रदाय मास्टर, जो पहले से ही लगभग 50 वर्ष का था, ने ली क्यू का हाथ पकड़ते हुए और जाने से पहले विस्तार से बात करते हुए कहा। इस तरह के गर्मजोशी भरे निमंत्रण का सामना करते हुए लेकिन क्यू स्वाभाविक रूप से बार बार सहमत हुए। क्या वह वास्तव में जाएगा, यह एक और मामला था। जैसे ही उसने व्हाइट क्रेन संप्रदाय की 6 आकृतियों को जाते देखा, लेकिन क्यू ने भावुक होकर आह भरी, तीसरे भाई, तुम वास्तव में एक लड़ाई से प्रसिद्ध हो गए। इस दुनिया में जहां जानकारी धीरे धीरे फैलती है, लेकिन क्यू ने हमेशा सोचा था कि प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लग जाते हैं। फिर भी जियांग झाओक्सिया की प्रसिद्धि सिर्फ एक टूर्नामेंट के बाद मार्शल की दुनिया में फैल गई। जियांग झाओक्सिया ने भावहीन होकर कहा, इसका उल्लेख मत करो। मैं फिर से गंभीर रूप से घायल होकर लौटा। मेरे लिए वह मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट एक विफलता थी। जैसे ही वह बोला, उसकी आस्तीन के भीतर छिपी मुठ्ठियां कड़ी हो गईं। उसने वास्तव में महसूस किया कि स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय द्वारा हेरफेर किया जाना एक असहनीय अपमान था। लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मार्शल की दुनिया खतरनाक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तैयारी करते हैं, अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना चाहिए। यहाँ तक कि अनुभवी ड्रैगन वश में करने वाले हीरो यांग जुएडिन को भी एक बार जहर दिया गया था। जहर एक ऐसी चीज थी जिससे मार्शल विशेषज्ञ कभी भी पूरी तरह से बचाव नहीं कर सकते थे। ये किसी दिन होना तय था। झांग यूचुन हंसे। वास्तव में हेवनली ब्लेड संप्रदाय के घेरे और साजिशों से बचने के लिए पूरे गुजो में कितने लोग इस तरह की उपलब्धि का दावा कर सकते हैं। दोनों से सांत्वना पाकर जियांग झाओक्सिया के मूड में थोड़ा सुधार हुआ। फिर भी अपने दिल में उसने कसम खाई कि यह मामला खत्म नहीं हुआ है। एक बार जब वह पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की 4थी परत पर पहुंच गया तो वह बदला लेगा। केवल 3री परत के साथ वह पहले ही स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के लू ताइडो को हरा चुका था। एक बार जब वह 4थी परत पर पहुंच गया तो उसे विश्वास था कि वह संप्रदाय पर ही धावा बोल सकता है और लू फुहू को उसी रास्ते पर भेज सकता है जैसे 7 पीक्स एलायंस के लू ताइडो। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद तीनों भाई अपने अपने रास्ते चले गए जियांग झाओक्सिया को प्रशिक्षित करने के लिए, जबकि ली क्यू और झांग यूचुन ने चर्चा की कि क्लियर स्काई संप्रदाय कैसे आय उत्पन्न कर सकता है। सबसे पहले उन्हें संप्रदाय के आगंतुकों का मार्गदर्शन करने के लिए पहाड़ की तलहटी में एक स्टील खड़ा करने की आवश्यकता थी। यदि संभव हो तो वे एक साधारण पहाड़ी पथ का भी निर्माण करेंगे। आम लोगों को क्लियर स्काई संप्रदाय का पता लगाना मुश्किल लगता था। यहाँ तक कि आसपास के गांवों के किसान और शिकारी भी अक्सर अपना रास्ता भटक जाते थे। ली डोंग्यू संप्रदाय में योगदान देना चाहती थी, इसलिए उसने झांग यूचुन को यह संदेश फैलाया कि वह आम लोगों के बीच कठिन बीमारियों का इलाज कर सकती है। शिष्यों के एक समूह ने भविष्य में जंगली खेल का शिकार करने और बेचने की भी योजना बनाई। शिष्यों के योगदान के संबंध में लेकिन क्यू का मानना था कि सब कुछ दर्ज किया जाना चाहिए। समय के साथ वह उन्हें आत्मिक पत्थरों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से पुरस्कृत करेगा। अल्पविराम। शरद ऋतु गहरी हो गई। अब अक्टूबर का अंत हो गया था। जूनिंग पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की 4थी परत में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो उस स्तर तक पहुंचने वाले क्लियर स्काई संप्रदाय में दूसरे व्यक्ति बन गए। भूमिगत आध्यात्मिक झील के भीतर लेकिन क्यू ने व्यक्तिगत रूप से अपनी सफलता देखी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास स्वर्गीय थंडर आध्यात्मिक जड़ भी थी, वह गहराई से समझ गया कि यह कितना असाधारण था। इसके अलावा जूनिंग की साधना योग्यता एक असाधारण ग्रेड की थी, सभी क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों में सबसे अधिक।
शायद ही कभी पहाड़ से उतरने की अपनी आदत के साथ अपना लगभग सारा समय साधना के लिए समर्पित करते हुए उसने जियांग झाओक्सिया को पीछे छोड़ दिया था। भले ही लेकिन क्यू समझ गई कि वह इतनी जल्दी क्यों आगे बढ़ी, वह आश्चर्यचकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह केवल 11 साल की थी। पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की चौथी परत में एक 11 वर्षीय बच्चा। ली सिजिन, ली डोंग्यू और यांग जुएरिंग अभी भी दूसरी परत पर थे। खेती की योग्यता में ऐसा भारी अंतर था। अपने दायरे को मजबूत करने के बाद जू निंग उठ खड़ी हुई, जल्दी से ली किंग के पास पहुंची और झुक गई। वह धीरे से बोली, मास्टर, मैं चौथी परत तक टूट गई हूँ। हालांकि वह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन क्यू महसूस कर सकती थी कि वह अपने उत्साह को रोक रही है। उसने उसकी कलाई ली और धीरे से उसे अपने करीब खींचते हुए हार्दिक प्रशंसा के साथ कहा, निंग, तुम वास्तव में उल्लेखनीय हो। इस दर पर आप किसी दिन अपने मालिक से आगे निकल जाएंगे। उसने इसे लापरवाही से कहा, क्योंकि वह खुद पहले से ही 5वीं परत को छूने के कगार पर था। जू निंग ने जल्दी से उत्तर दिया, मास्टर सबसे महान है, मैं तुमसे कैसे आगे निकल सकता हूँ। लेकिन क्यू मुस्कुराया, मैंने आपसे अपनी खेती को छिपाने के लिए कहा है ताकि झगड़े और दिखावे से बचा जा सके। क्या आप असंतुष्ट महसूस करते हैं? जू निंग ने अपना सिर हिलाया, मैं कैसे कर सकता था, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। अंकल जियांग सतह पर क्लियर स्काई संप्रदाय के सबसे मजबूत बन गए, फिर भी वह कई बार घायल हो चुके हैं। संप्रदाय को छिपी हुई ताकत की जरूरत है। मैं मास्टर के साथ मिलकर क्लियर स्काई संप्रदाय की नींव की रक्षा करने को तैयार हूँ। कई शिष्य जानते थे कि जू निंग एक विलक्षण प्रतिभा थी, लेकिन केवल ली किंग ही जानता था कि वह कितनी मजबूत थी। यहाँ तक कि ली सिफेंग, यांग जुएडिंग और अन्य लोगों ने भी केवल महसूस किया कि उसकी खेती अथाह थी, इसका आकलन करने में असमर्थ थी। अब से एक और व्यक्ति उस भावना में उनके साथ शामिल होगा, जियांग झाओक्सिया। हालांकि लेकिन क्यू को लगा कि जियांग झाओक्सिया जल्द ही चौथी परत पर भी पहुंच जाएगा। उसके उस छोटे भाई के दिल में बदला जल रहा था, मुश्किल से दबा हुआ था। जितना अधिक ली किंग जू निंग को देखता था, उतना ही वह उसे पसंद करता था। युवा होने के बावजूद वह आज्ञाकारी और समझदार थी, कभी भी अपनी प्रतिभा पर गर्व नहीं करती थी। उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता अंदर की ओर थी, खुद की ओर, और कभी भी बाहरी रूप से प्रदर्शित नहीं हुई। इसके अलावा जब उसने उससे पहले पूछा था तो जू निंग ने कहा कि वह किसी उल्लेखनीय पृष्ठभूमि से नहीं आई थी। उसके दिवंगत पिता केवल एक शिकारी थे और उसने बदला लेने के लिए कोई खून का झगड़ा नहीं किया। क्लियर स्काई संप्रदाय को देखते हुए लेकिन क्यू ने महसूस किया कि जू निंग वह व्यक्ति था जो एक सच्चे कृषक से सबसे अधिक मिलता जुलता था, वह जो सबसे लंबे समय तक उसका साथ दे सकता था। बाद में लेकिन क्यू ने उसे सर्वोच्च शुद्धता आदिमिकता शास्त्र की 5वीं परत की साधना विधि प्रदान की। वह शास्त्र गहरा और विशाल था, प्रत्येक छोटे क्षेत्र में क्यूई को अवशोषित करने का एक अलग तरीका था। वह प्रत्येक चरण को एक एक करके ही पास करेगा, यहाँ तक कि जियांग झाओक्सिया को भी सफलता पर प्रत्येक नई परत के हृदय सूत्र के लिए व्यक्तिगत रूप से उसकी तलाश करनी पड़ी। उन्होंने भूमिगत आध्यात्मिक झील से उभरने से पहले शाम के करीब तक प्रशिक्षण लिया। गुरु और शिष्य एक छोटी सी प्रतियोगिता के लिए सहमत हुए, ये देखने के लिए कि रास्ते में किसी भी शिष्य द्वारा खोजे बिना पहले क्लियर स्काई संप्रदाय तक कौन पहुंच सकता है। एक प्रतियोगिता के उल्लेख पर भले ही केवल एक हल्कापन कौशल चुनौती हो, जू निंग ऊर्जा से भरा था। दोनों तेजी से जंगल में गायब हो गए। अल्पविराम, पहाड़ के आधे रास्ते में केन्ये ने एक लकड़ी का डंडा पकड़ रखा था, जो 10 दिशाओं को दानव वश में करने वाली स्टाफ तकनीक का अभ्यास कर रहा था। उनकी हरकतें भयंकर और तरल थी, उनका शरीर लय में फैला हुआ और कुंडलित हो रहा था, एक अद्वितीय अनुग्रह विकीर्ण कर रहा था, आदमी और कर्मचारी एक के रूप में। हर 100 दोहराव के साथ उन्होंने नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की, उनके शरीर ने भी बेहोश आंतरिक ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू कर दिया। 10 दिशाओं दानव वश में करने वाली स्टाफ तकनीक की शक्ति ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। उनका मानना था कि पर्याप्त प्रयास के साथ वह वायु का बदला ले सकते हैं। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक बीज बोया गया था, कुत्ते के सम्राट को मारने के लिए। अचानक केन्ये भौहें चढ़ाते हुए बीच में ही रुक गया। उसने बस एक सरसराहट की आवाज़ सुनी थी, जैसे कि पास में कुछ डांट किया गया हो, बहुत तेजी से। अपने वर्तमान मार्शल कौशल के साथ उन्हें यकीन था कि यह उनकी कल्पना नहीं थी। क्या यह एक जानवर हो सकता है? कुछ समय पहले युआन क्यूई ने पहाड़ों में एक काले पैंथर की झलक देखने का उल्लेख किया था, शायद वह गलत नहीं था। जैसे ही केन्ये ने सोचा, बांस की टोपी पहने सादे वस्त्र पहने एक आदमी दूर से दिखाई दिया। उसकी कमर पर एक लंबी बांसुरी बंधी हुई थी। उस आदमी ने अपना सिर उठाया, टोपी के नीचे एक पुराना चेहरा दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि वाइट एम्परर मैनर का जियांग कोटियन था। जियांग कोटियन ने केन्ये की ओर देखा और मुस्कुराया। छोटे भाई, आपकी स्टाफ तकनीक काफी प्रभावशाली है। मैं दूर से आपके प्रहारों की हवा सुन सकता था। क्या आप क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्य हैं? केन्ये ने उसे सावधानी से देखा। ये पर्वत क्लियर स्काई संप्रदाय से संबंधित है। बेशक मैं एक शिष्य हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? उन शब्दों पर जियांग कोटियन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी कलाई ढीली की और हंसते हुए धीरे धीरे पास आया। तो 2 साल बीत चुके हैं। न केवल उस बगवा जियांग झाओक्सिया ने अपना नाम बनाया है, बल्कि अब क्लियर स्काई संप्रदाय ने आप जैसी एक और प्रतिभा को जन्म दिया है। रोचक, क्या ऐसा हो सकता है कि क्लियर स्काई ट्रू पसंद वापस आ गया हो? छोटे भाई, एक्सपर के बारे में कैसे? मैं केवल एक हाथ का उपयोग करूंगा, मुझे अपना कौशल देखने दो। शाम ढल चुकी थी और आंगन में ली किंग मेज पर बैठ गया, मूंगफली का छिलका लगा रहा था और उन्हें क्लियर स्काई संप्रदाय द्वारा उगाई गई मूंगफली खा रहा था और भुनने के बाद एक सुगंधित सुगंध दे रहा था। जू निंग उसके सामने उदास बैठी थी, लेकिन क्यू मन ही मन मुस्कुराया। लड़की ने कहा था कि वह उससे कभी आगे नहीं निकल सकती, फिर भी हारने के बाद वह उदास हो गई। मानव हृदय अप्रत्याशित अप्रत्याशित। चेंग कांगई लेकिन क्यू के पास बैठने आया और उसने धीमी आवाज में बात की। संप्रदाय मास्टर, क्या आपने सभी को पैसा कमाने के तरीकों पर विचार मंथन करने के लिए नहीं कहा? क्या मैं उन उच्च अधिकारियों और रईसों से कीमती सामान चुरा लूं? लेकिन क्यू ने उसे देखा और चिढ़कर उत्तर दिया, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ये सिर्फ और परेशानी पैदा नहीं करेगा? मेरा मतलब धर्मी मार्ग था, धन पैदा करने के अपने प्रयास पर भरोसा करना। ये सुनकर चेंग कांगई बहुत परेशान हुआ और कहा, अगर सृजन से कोई अमीर बन सकता है तो किसान बहुत पहले सबसे धनी लोग होंगे।
वास्तव में आप एक किसान से भी बदतर हैं। चेंग कैंग भी क्रोधित हो गया और जाने के लिए उठ गया, लेकिन क्यू ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्लियर स्काई संप्रदाय को सांसारिक अर्थों में एक धर्मी संप्रदाय होना जरूरी नहीं था, लेकिन ये जनता की आंखों के लिए अनुपयुक्त शर्मनाक कार्यों में भी नहीं डूब सकता था। उन्हें उम्मीद थी कि क्लियर स्काई संप्रदाय खेती के लिए एक दाव संप्रदाय बन जाएगा, जो सांसारिक दुनिया द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, फिर भी लोगों द्वारा पूजनीय होगा, दैनिक जीवन में न्यायपूर्ण रूप से कार्य करेगा और जब स्वर्ग और पृथ्वी खतरे में थे तो ज्वार को मोड़ने में सक्षम होंगे। बेशक वह लक्ष्य अभी भी दूर था। पहले क्लियर स्काई संप्रदाय को जीवित रहना था। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के बाद शिष्यों ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया और उस समय किन ये अपने साथ किसी और को लेकर लौट आया, श्वेत सम्राट मनो का जियान कोटियन। लेकिन क्यू और जूनिंग उन दोनों के पास से गुजरे थे जब वे पहाड़ पर चढ़े थे। जियान कोटियन को आते देखकर लेकिन क्यू को आश्चर्य नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने खुशी की बाहरी हवा को आगे बढ़ाते हुए कहा, वरिष्ठ अंकल जियान, आप यहाँ क्या लाए हैं? आओ हम बातचीत करते हैं। जूनिंग और आसपास के शिष्यों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उनकी निगाहें जिज्ञासा से भरी थीं। ये व्यक्ति संप्रदाय के गुरु का वरिष्ठ चाचा था। जियान कोटियन की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी, पिछली बार की तरह बोल्ड नहीं थी और यहाँ तक कि कुछ हद तक विवश भी थी। वह किन्ये के पीछे पीछे मेज पर चला गया, मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर डिसिपल ली, 2 साल तक आपको देखे बिना क्लियर स्काई संप्रदाय इतना बदल गया है, क्या आपके संप्रदाय के पूर्वज वापस आ गए हैं? लेकिन क्यू ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। जब जूनिंग मदद नहीं कर सका लेकिन बोल सका, आपका क्या मतलब है? क्या यह मेरे मालिक का श्रेय नहीं हो सकता है? जियान कोटियन की ओर अन्य शिष्यों की नजर भी अप्रसन्न हो गई। ऐसा नहीं था कि वे क्लियर स्काई इमोर्टल के प्रति द्वेष रखते थे, बल्कि वे युवा थे और अक्सर बाहरी लोगों द्वारा उन्हें नीचा दिखाया जाता था और संप्रदाय गुरु के रूप में ली किंग भी युवा थे। जियान कोटियन के शब्द स्पष्ट रूप से ली किंग को है दृष्टि से देख रहे थे, क्या वे इसे बर्दाश्त कर सकते थे? हालांकि ली किंग ने व्यक्तिगत रूप से शिष्यों को मार्शल आर्ट नहीं सिखाया, लेकिन उन्होंने उनके साथ दयालु व्यवहार किया और दैनिक जीवन में मजा किया ढंग से बात की, जो शिष्यों को बहुत पसंद थी। वे किसी बाहरी व्यक्ति को उस संप्रदाय गुरु को नीचा दिखाने की अनुमति कैसे दे सकते थे जिसका वे सम्मान करते थे? यह न केवल संप्रदाय के गुरु के खिलाफ थोड़ा सा था, बल्कि उन सभी के खिलाफ थोड़ा सा था। संप्रदाय गुरु ने कहा था कि क्लियर स्काई संप्रदाय आज जहां है उसके लिए हर शिष्य का योगदान था। जियान कोटियन जूनिंग के जवाब से डंक मार गया और थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन उसने लड़की के साथ बहस नहीं की। उसने आश्चर्य से पूछा, क्लियर स्काई इमोर्टल वापस नहीं आया है? जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैंने उस संप्रदाय के पूर्वज को नहीं देखा है और मेरे गुरु भी वापस नहीं आए हैं। क्लियर स्काई संप्रदाय का वर्तमान हमारा संप्रदाय व्यापी प्रयास था, लेकिन क्यू ने उत्तर दिया। वह नाराज नहीं था, इसके विपरीत जियान कोटियन के रवैये ने साबित कर दिया कि क्लियर स्काई संप्रदाय का निर्माण कितना सफल रहा था, जिसने उसे उपलब्धि की भावना दी। उसने जियान कोटियन को शर्मिंदा नहीं किया और उसे बैठने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया, खुशियों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। केन्ये नहीं रुके, उसने लकड़ी के खंभे को दीवार के खिलाफ रखा और फिर जलाऊ लकड़ी काटना शुरू कर दिया। वह हमेशा ऐसा ही था, अल्पभाषी और चुपचाप काम कर रहा था। लेकिन क्यू के साथ कुछ शब्द बोलने के बाद जियान कोटियन ने आखिरकार कुछ हद तक आराम किया। स्वभाव से स्पष्ट होने के नाते उन्होंने पहले की घटनाओं को नहीं छिपाया और आह भरी, केन्ये नाम का वह लड़का वास्तव में दुर्जय है। मैंने खुद को कमाका और केवल एक हाथ का उपयोग करके उसके साथ लड़ाई की, फिर भी मैं हार गया। मैंने सुना है कि वह आपका शिष्य है, आपने उसे कैसे प्रशिक्षित किया? हालांकि जियान कोटियन श्वेत सम्राट मनो से आए थे, लेकिन वह शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ नहीं थे। केन्ये द्वारा केवल एक हाथ का उपयोग करके उसे हराने के लिए, जिसने कठिन साधना के माध्यम से 10 दिशाओं दानव वश में करने वाली स्टाफ तकनीक का अभ्यास किया था। लेकिन क्यू को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। यदि यह मौत की लड़ाई होती तो केन्ये निश्चित रूप से जियान कोटियन का मैच नहीं होता। 10 दिशाएं दानव वश में करने वाली स्टाफ तकनीक वध के लिए डिजाइन की गई एक कर्मचारी कला थी, जो एक अद्वितीय हृदय विधि के साथ मिलकर बेहद मजबूत घातकता के साथ क्यूई बल का उपयोग कर सकती थी। लेकिन क्यू ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास वह कौशल नहीं है। कुछ समय पहले एक सर्वोच्च विशेषज्ञ कुछ समय के लिए पहाड़ पर रुके और उन्हें प्रबुद्ध किया। एक सर्वोच्च विशेषज्ञ? कौन? जियान कोटियन ने अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा। एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बेहद शक्तिशाली था, ऐसे और एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ के बीच की खाई रसातल की तरह थी। उसने तुरंत आराम किया। जियान भू आकस्मिक मुठभेड़ों की ऐसी किंवदंतियों से भरा था, एक सर्वोच्च विशेषज्ञ से निर्देश प्राप्त करना और अचानक छलांग और सीमा से सुधार करना। वह बुजुर्ग नहीं कहेगा और हमारे लिए चुभना उचित नहीं था, लेकिन क्यू ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। उसके चेहरे पर धोखे का कोई निशान नहीं था। जियान कोटियन ने आश्चर्य से अपनी जीभ क्लिक की, ये टिप्पणी करते हुए कि केन्ये का भाग्य गहरा था और वह निश्चित रूप से महान चीजें हासिल करेगा। वह जियांग झाओक्सिया के बारे में पूछने के लिए चला गया। इस बारे में उत्सुक था कि जियांग झाओक्सिया ने अपने लिए इतना नाम कैसे बनाया था, क्योंकि जब जियांग कोटियन 2 साल पहले क्लियर स्काई संप्रदाय में आया था तो उसने जियांग झाओक्सिया के अहंकार को महसूस किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास वास्तव में क्षमता होगी। तीसरा जूनियर भाई एकांत में खेती कर रहा था और कई दिनों से नहीं देखा गया था। वैसे सीनियर अंकल जियांग, आप हमसे मिलने क्यों आए? लेकिन क्यू ने समझाया, फिर पूछा। जियांग कोटियन के बारे में उनकी धारणा अच्छी थी। आखिरकार जियांग कोटियन ने एक बार उन्हें एक जादुई उपकरण दिया था। हालांकि वह पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंच गया था, फिर भी वह उस उपकरण की मोहर को नहीं तोड़ सका, ये दिखाते हुए कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी, एक निश्चित खजाना। जियांग कोटियन ने उत्तर दिया, हाल ही में गुजौ में एक सैन्य विद्रोह हुआ था। प्रांत और उसके काउंटियों की सेनाएं विद्रोहियों को दबा नहीं सकती थीं और काउंटी शहरों को खो रही थीं। श्वेत सम्राट मनो प्रांत के भीतर खड़ा था और स्वाभाविक रूप से उसकी सहायता करनी थी। मुझे सेना में सेवा करने और उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए पास के एक काउंटी में भेजा गया था। जियांग झाओक्सिया की उपलब्धियों के बारे में नहीं सुनना, मैं आपको देखने आया था। आप सभी को अच्छा करते हुए देखकर मैं पूरी तरह से सहज हूँ। लेकिन क्यू इस विद्रोह के बारे में उत्सुक था और उसने और पूछा। जियांग कोटियन ने कुछ भी नहीं छिपाया। वास्तव में ये केवल उथल पुथल में गुजो नहीं था, 3 अन्य प्रांत भी उथल पुथल में थे। इन 4 प्रांतों को अकाल का सामना करना पड़ा और डाकू आबादी को उत्तेजित कर रहे थे, शरणार्थियों को सैनिकों के रूप में भर्ती कर रहे थे और क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए शहरों पर हमला कर रहे थे। एक बार अंदर जाने के बाद उन्होंने बेरहमी से व्यवहार किया, तोड़फोड़ की, लूटपाट की, हत्या की, हर बुराई की, यहाँ तक कि सड़कों पर महिलाओं को भी अपवित्र किया।
2 साल बीत चुके थे और इस आपदा पर अंकुश नहीं लगाया गया था, बल्कि बदतर हो गया था। अब अदालत ने पूरे देश में इनाम जारी किए थे, जिसमें जियानबू नायकों से उदार पुरस्कारों के साथ डाकुओं को खत्म करने में शामिल होने का आह्वान किया गया था। बड़े वरिष्ठ भाई, हम भी क्यों नहीं जाते और डाकुओं का शिकार करते हैं? झांग यूचुन अचानक उत्साहित होकर ली किंगक्यू के बगल में आ गया। इससे पहले कि ली किंगक्यू मना कर पाता, जियांग कोटियन ने मेज पर थप्पड़ मारा। नहीं, तुम अभी भी जवान हो, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो, ये दुनिया अराजकता में नहीं पड़ेगी। ऋषि पहले से ही इन मामलों के बारे में जानते हैं और अधिक से अधिक आधे साल के भीतर विद्रोहों को शांत कर देंगे। ऋषि वह शब्द था जिसका उपयोग अधिकारी और आम लोग सम्राट को संदर्भित करने के लिए करते थे। लेकिन क्यू भी नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य हस्तक्षेप करें। वे बहुत छोटे थे और इस तरह की उथल पुथल में भाग लेना उनके दिमाग के लिए अच्छा नहीं हो सकता था और उन्हें अधिकारियों से निपटना होगा। क्लियर स्काई संप्रदाय भविष्य में लोगों को बचाने के लिए अराजक समय में उतर सकता है, लेकिन इस समय नहीं। आधा साल, इतनी जल्दी? झांग यूचुन ने आश्चर्य से पूछा। जियांग कोटियन ने कहा, बेशक पहले ऋषि की दृष्टि को भ्रमित करने वाले विश्वासघाती मंत्री थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया है। हमारे महान ली राजवंश ने केवल 30 वर्षों तक शासन किया है और शांति का एक सच्चा युग अभी तक नहीं आया है। कुछ और वर्षों को सहन करें और आप समृद्धि का आनंद लेंगे। लेकिन क्यू को उम्मीद नहीं थी कि जियांग कोटियन वर्तमान सम्राट में अपने विश्वास में इतना धर्मनिष्ठ होगा। किन्ये, जो लकड़ी काट रहा था, मदद नहीं कर सका, लेकिन जियांग कोटियन को देखने के लिए अपना सिर घुमा सकता था। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसे पहले पीछे हटने और जियांग कोटियन में कुछ समझ नहीं आने का पछतावा हुआ। व्यंजन एक के बाद एक परोसे गए और ली किंगक्यू ने जियांग कोटियन को खाने और जियांगबू मामलों के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया। अदालत के मामलों की तुलना में शिष्य जियांगबू के उथल पुथल के बारे में अधिक उत्सुक थे। जियांग कोटियन ने एक एक करके बोलना शुरू किया, बात करते हुए और अधिक उत्साहित होता गया। उन्होंने मार्शल चैंपियन ली यांग का भी जिक्र किया। ऐसा कहा जाता था कि जब ली यांग ने स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय को चुनौती दी थी, तो वह शिष्टता से बोल रहा था और स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिणामस्वरूप स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय को लिचुआन के लिए परिवार का क्रोध हुआ था और स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय अब कठिनाइयों का सामना कर रहा था और कठिन समय से गुजर रहा था। जियांग झाओक्सिया से पराजित और लिचुआन के लिए परिवार द्वारा अपमानित और उत्पीड़ित होकर स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय 7 महान संप्रदायों के बीच अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है, जियांग कोटियन ने शेडेनफ्रूट के साथ कहा। इस खबर ने शिष्यों को उत्साहित कर दिया, लेकिन क्योंकि ली किंगक्यू ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए उन्होंने जियांग झाओक्सिया और स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के बीच झगड़े का खुलासा नहीं किया। जियांग कोटियन के आगमन ने क्लियर स्काई संप्रदाय को जीवंत कर दिया और अगले दिन जब वो यांग जुएडिंग से मिले तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। दोनों में देर से रिश्तेदारी की भावना थी और जियांग कोटियन 2 दिन और रहे। 5 दिन बाद जियांग कोटियन पहाड़ से नीचे उतरा। जियांग कोटियन द्वारा लाई गई खबर के कारण क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों ने पहाड़ पर प्रशिक्षण के अपने समय को और अधिक संजोया। दिन किसी किताब के पन्नों की तरह बदल गए। शरद ऋतु सर्दियों में बीत गई और बर्फ गिरने लगी। एक दिन जियांग झाओक्सिया पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की चौथी परत में टूट गया और ली किंगक्यू पहाड़ के नीचे बहुत नीचे तलवार के इरादे को महसूस हुआ। उसने तलवार के इरादे का पालन किया और जियांग झाओक्सिया को पाया। जियांग झाओक्सिया एक झील पर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे का पानी अभी तक लगातार लहरा रहा था। तलवार का इरादा एक अद्भुत चीज थी, जैसे गति अभी तक एक स्पष्ट बल रखता है। लेकिन क्यू, जिनके पास जन्मजात तलवार के प्रति जुनूनी का भाग्य लक्षण था, ने पहली बार तलवार के इरादे को महसूस किया और तुरंत इसे इस तरह से पहचान सकता था। जियांग झाओक्सिया की तलवार का इरादा मजबूत था, जिससे ली किंगक्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे जियांग झाओक्सिया खुद एक कीमती तलवार थी, सभी तेज धार और चमक। मैं आमतौर पर अपना ध्यान कायाकल्प करने वाली भूतिया अमरसुई की खेती में विभाजित करता था। भले ही मैं तीसरे जूनियर भाई के समान भाग्य विशेषता साझा करता हूँ, तलवार दाव प्राप्ति में मैं अभी भी उससे नीच हूँ। लेकिन क्यू झील के किनारे जियांग झाओक्सिया को घूर रहा था। ये सोचकर उसका चेहरा संतुष्टि से भरा था। जियांग झाओक्सिया की सफलता न केवल खेती में बल्कि उसकी तलवार दाव में थी। एक गुरु के निर्देश के बिना उसकी तलवार का इरादा अपने आप बन सकता था। तलवार दाव में उसकी समझ वास्तव में स्वर्ग का उपहार था। बर्फ फूलों की तरह तैर रही थी। जियांग झाओक्सिया पर उतरने से पहले सफेद धुएं के टुकड़ों में पिघल रही थी। इस समय वह अलौकिक रूप से दिखाई दिया, मानो एक अमर में बदलने वाला हो। अचानक जियांग झाओक्सिया ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन क्यू की ओर बढ़ते हुए तलवार क्यू उसकी उंगलियों से बिजली की तरह फट गई। लेकिन क्यू ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके दाहिने हाथ ने एक चांदी की सुई फेंकी जो उड़ गई और तलवार क्यू को हवा में मार दी। चांदी की सुई को 2 भागों में काट दिया गया और तलवार क्यू तितर बितर हो गई। जियांग झाओक्सिया ने आंख तरेर कर कहा, वरिष्ठ भाई, मैं यह नहीं बता सकता कि आपकी साधना अधिक मजबूत है या आपकी सुई तकनीक मेरी तलवार क्यू से अधिक मजबूत है या नहीं। लेकिन क्यू ने चिढ़कर जवाब दिया, अगर मैंने धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी होती तो मैं आपकी तलवार क्यू के नीचे अभी मर जाता। असंभव, मेरी तलवार क्यू शोधन की स्थिति में पहुंच गई है। मैं इसकी रिहाई और पीछे हटने को नियंत्रित कर सकता हूं। यहां तक कि अगर यह आपके चेहरे से पहले मारने के लिए आया था तो मैं इसे तुरंत रोक सकता था। जियांग झाओक्सिया के स्वर में गर्व का निशान था। लेकिन क्यू का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ और उसने पूछा, तो क्या आप अब भी बदला लेना चाहते हैं? जियांग झाओक्सिया ने लगातार उसकी ओर देखा। लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के विशेषज्ञों में से जिन्होंने मुझ पर हमला किया, एक ब्लेड समूह था, अत्यधिक कुशल, समन्वित, और उन्होंने मुझे बहुत कठिनाई का कारण बना। मैं संप्रदाय के भीतर 13 शिष्यों का चयन करने और व्यक्तिगत रूप से उन्हें तलवार दाव सिखाने का इरादा रखता हूं, ताकि भविष्य में मैं उन्हें हर उस दुश्मन को खत्म करने के लिए नेतृत्व करूंगा जो स्पष्ट आकाश संप्रदाय को धमकी देता है। मैंने पहले ही नाम के बारे में सोचा है, इसे क्लियर स्काई 13 स्वॉर्ड फाइंड कहा जाएगा। शाम ढलने से पहले लेकिन क्यू ने सभी शिष्यों को एक साथ इकट्ठा किया और घोषणा की कि जियांग झाओक्सिया 13 तलवार राक्षसों का गठन करेगा। इस खबर ने शिष्यों को बेहद उत्साहित कर दिया। वे सभी जियांग झाओक्सिया को उत्सुकता से देख रहे थे। यह आदमी क्लियर स्काई संप्रदाय में सबसे मजबूत था, जो मार्शल की दुनिया में दूसरे स्थान पर था। उसके अधीन प्रशिक्षण लेने से निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। इसके अलावा 13 तलवार के राक्षस दुर्जय लग रहे थे। वर्तमान में केवल क्लियर स्काई के 7 सन्स ने ही अपना नाम कमाया था।
अब जब इस तरह की आकर्षक उपाधि वाला एक और समूह बनना था तो शिष्य इसकी प्रतीक्षा कैसे नहीं कर सकते थे। लेकिन कियू ने जियांग झाओक्सिया को अपने लोगों का चयन करते हुए देखा। जब जियांग ने 12 को चुना, लेकिन कियू ने अचानक एक शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, तीसरा जूनियर भाई, उसे अंतिम स्थान दें। उन्होंने जिस शिष्य की ओर इशारा किया उसका नाम जूजिन था, जो 16 वर्ष का था। उसका रूप सादा था, उसका कद अचूक था और भीड़ के बीच खड़े होकर उसे नजरअंदाज करना आसान था। लेकिन कियू की ओर इशारा किए जाने पर जूजिन मौके पर ही जम गया। उसने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा, ये सोचकर कि संप्रदाय मास्टर उसके आगे या पीछे किसी का जिक्र कर रहा होगा। जियांग झाओक्सिया ने जूजिन को देखते हुए थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। उसे लड़के के बारे में कोई आभास नहीं था, अकेले दिखने से वह आशाजनक सामग्री नहीं लग रहा था। उसके संदेह को देखकर लेकिन कियू मुस्कुराया और जारी रखा, मैं महसूस कर सकता हूं कि उसकी क्षमता असीमित है। भविष्य में वह आपके लिए एक अच्छा सहायक होगा। जूजिन एकमात्र नया शिष्य था जिसका कल्टीवेशन, एप्टीट्यूड और कॉम्प्रीहेंशन दोनों अच्छे ग्रेड तक पहुंच गए थे। शामिल होने के बाद से उनकी वफादारी तेजी से बढ़ गई थी, इसलिए लेकिन कियू उनकी सिफारिश करने में सहज थे। वाक्यांश, अच्छा, जूनिंग या जियांग झाओक्सिया की प्राकृतिक प्रतिभा की तुलना नहीं कर सकता है, फिर भी क्लियर स्काई संप्रदाय के भीतर इसे पूरी तरह से प्रतिभा स्तरीय योग्यता के रूप में गिना जाता है। जियांग झाओक्सिया ने जिन 12 शिष्यों को खुद को चुना था वे सभी इस संबंध में जूजिन से कमतर थे। लेकिन कियू की बातें सुनकर जूजिन को रोमांचित और द्रवित दोनों महसूस हुआ, लगभग आंसू आ गए। संप्रदाय गुरु ने वास्तव में उस पर ध्यान दिया था। पास में खड़े यांग ज्वेडिंग, चेंग कैंगहाई और ली सिफेंग ने भी जूजिन को उत्सुकता से देखा। लेकिन कियू के लिए किसी शिष्य की इतनी प्रशंसा करना दुर्लभ था। जूनिंग की मिसाल के साथ हर कोई उम्मीदों के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का वास्तव में असाधारण था? जियांग झाओक्सिया ने मान लिया और कहा, चून की सीनियर ब्रदर ऐसा कहते हैं तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। उसने जूजिन पर एक उंगली घुमाई, उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। फिर अपने चुने हुए 13 तलवार राक्षसों को लेकर वह चला गया। जिन लोगों को नहीं चुना गया था वे थोड़ा निराश महसूस कर रहे थे, फिर भी प्रत्याशा से भरे हुए थे, ये सोचकर कि भविष्य में 13 तलवार के राक्षस कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन कियू ने शिष्यों को बर्खास्त कर दिया और उसी समय ली सिफेंग मुस्कुराते हुए उसके पास आया। दूसरे वरिष्ठ भाई के पास क्लियर स्काई के 7 बेटे हैं और तीसरे वरिष्ठ भाई के पास अब 13 तलवार के राक्षस हैं। क्या मैं भी एक बना सकता हूँ? लेकिन कियू ने उसकी ओर देखा और पूछा, आप इसे क्या कहेंगे? साफ आकाश के 9 भूत, उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा नहीं लगता, फिर से विचार करना। लेकिन कियू ने अपनी आंखें घुमाईं और पहाड़ के द्वार की ओर चलने लगे। ली सिफेंग ने तुरंत उसका पीछा किया, उसे लगातार परेशान किया। हालांकि लेकिन कियू सहमत नहीं थे। ली सिफेंग के शब्दों ने उन्हें प्रेरणा दी। यदि प्रत्येक छोटे भाई और बहन अपने स्वयं के शिष्यों का नेतृत्व करते हैं और उन्हें पीढ़ियों तक आगे बढ़ाते हैं तो क्या ये शक्ति की एक पदानुक्रमित संरचना नहीं बनती? वो मैनर शिष्यों को लेने के लिए उपयुक्त नहीं था और ली सिफेंग बहुत शरारती था, अनुपयुक्त भी। लेकिन कियू ने ली डोंग्यू और ली सिजिन प्रत्येक को शिष्यों के एक समूह का चयन करने देने का फैसला किया। ली डोंग्यू की कायाकल्प की भूतिया अमरसुई उपचार कला के साथ आई थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा के बिना भी ये मेरिडियन और रक्त प्रवाह के बारे में उसकी समझ को गहरा कर सकता है। समय के साथ वह शिष्यों और उन लोगों के इलाज में मदद कर सकती थी जिन्होंने संप्रदाय से चिकित्सा सहायता मांगी थी। ली सिजिन ताबीज क्राफ्टिंग सिखा सकते थे। भले ही वे सच्चे खेती के तावीज न हो, फिर भी उन्हें लाभ के लिए बेचा जा सकता था। बहुत सारे नश्वर थे जो मन की शांति चाहते थे। एक बार जब क्लियर स्काई संप्रदाय की प्रतिष्ठा फैल गई तो यह निश्चित रूप से उन्हें आकर्षित करेगा। अपना निर्णय लेने के बाद उसी रात लेकिन कियू ने ली डोंग्यू को इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया। वह खुश थी, वह लंबे समय से ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि लेकिन कियू कायाकल्प की भूतिया अमरसुई को नीचे से गुजरने से मना कर देगा। अल्पविराम, अगली सुबह ली डोंग्यू ने शिष्यों का चयन करना शुरू किया। हंगामा जियांग झाओक्सिया की तुलना में छोटा था, लेकिन फिर भी इसने दूसरों के बीच चर्चा को छेड़ दिया। अंत में ली डोंग्यू ने 9 शिष्यों को चुना, 7 महिला और 2 पुरुष। जहां तक ली सिजिन का सवाल है, वह अभी के लिए परेशान नहीं होना चाहती थी, ये कहते हुए कि वह शिष्यों को लेने से पहले 2 साल इंतजार करेगी। लेकिन कियू को कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक उसकी अपनी योजनाएं थी वह उसका समर्थन करेगा। उसी दिन झांग यूचुन ने पहाड़ के नीचे एक समूह का नेतृत्व किया। न केवल हुआंग शान और यूलिन इस बार, बल्कि क्लियर स्काई के सभी 7 पुत्र प्रशिक्षण के लिए एक साथ गए। लेकिन कियू ने उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर ली सिफेंग को उनके साथ जाने के लिए भेजा। झांग यूचुन की मार्शल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं थी और ऐसे समय में लेकिन कियू चिंता किए बिना नहीं रह सका। आधे महीने बाद झांग यूचुन और अन्य लोग लौट आए। इस बार 23 नए शिष्यों को वापस लाए। इस प्रकार क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 80 से अधिक हो गई। लेकिन कियू ने व्यक्तिगत रूप से नए रंगरूटों से मुलाकात की, कुछ प्रोत्साहन की पेशकश की, फिर ली डोंग्यू को उनके आवास की व्यवस्था करने के लिए कहा। पिछले 1 साल में नए परिसर के नीचे कई नए आंगन बनाए गए थे। हालांकि सरल, वे सभी को घर देने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन कियू ने निरीक्षण के लिए दाओ वंश पैनल खोला। किसी के पास असाधारण साधना योग्यता या समझ नहीं थी, लेकिन एक शिष्य का भाग्य गुण बाहर खड़ा था। भाग्यशाली, जीवन भर हमेशा सौभाग्य की प्रवृत्ति रखना। इस शिष्य का नाम बाइनिंग रखा गया था, जो केवल 13 वर्ष का था। छोटा, पतला, सांवली चमड़ी, भीड़ के बीच आसानी से खो जाता था। भाग्यशाली, इस तरह की एक स्पष्ट अवधारणा, इसका मतलब असीम क्षमता या कुछ भी नहीं हो सकता है। आखिरकार बाइनिंगर की योग्यता और समझ दोनों औसत थे। उसे थोड़ी देर के लिए निरीक्षण करना होगा। लेकिन कियू ने केवल बाइनिंगर पर नजर डाली। झांग यूचुन को उसके बारे में कोई विशेष उपचार या पूछताछ नहीं दी। 23 नए शिष्यों के साथ झांग यूचुन के प्रबंधन के तहत विभिन्न निर्माण और औद्योगिक कार्यों में श्रम का बोझ काफी कम हो गया। बर्फ भारी पड़ी, जिससे पहाड़ सफेद रंग में ढक गए। एक बर्फीली चोटी पर लेकिन कियू और किन्ये साथ साथ ध्यान में बैठे थे। गिरती बर्फ उनके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा से बिखरी हुई थी। किन्ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और भावना के साथ कहा, मास्टर, यह आदिम एकता शास्त्र वास्तव में गहरा है और यह मेरी 10 दिशाओं दानव वश में करने वाली स्टाफ तकनीक के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में इसका अनुकरण करने से भी कई अंतर्दृष्टि मिली है।
उसके लिए अपने गुरु के साथ खेती करना दुर्लभ था और वह वास्तव में खुश महसूस करता था। वह महसूस कर सकता था कि उसका स्वामी उसके प्रति अधिक से अधिक सुलभ होता जा रहा था। आप अभी भी पहली परत पर हैं। जब आप दूसरी परत तक पहुंचते हैं तभी आप वास्तव में 10 दिशाओं के दानव वश में करने वाले कर्मचारियों की शक्ति को सामने ला सकते हैं। लेकिन कियू ने अपनी आंखें अभी भी बंद करके बात की। केन्ये ने सिर हिलाया, हालांकि अंदर से उसे लगा कि दूसरी परत तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, शायद इसमें वर्षों लगेंगे। क्या आप वो बाओयू का बदला लेना चाहते हैं? लेकिन कियू ने अचानक पूछा। केन्ये दंग रह गया। दांत भींचते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। सीनियर वू की बहुत बुरी तरह मृत्यु हो गई। मुझे उसका नाम साफ करना चाहिए और उसका बदला लेना चाहिए। उसका नाम साफ करना ठीक है, उसने अपनी विरासत आपको सौंप दी। लेकिन उसका बदला लेने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि आप ओवरस्टेपिंग कर रहे हैं? लेकिन कियू का स्वर शांत रहा। केन्ये उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा, उसकी आंखों में अविश्वास। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका गुरु इतना कठोर क्यों बोलता है। लेकिन कियू ने जारी रखा, क्या सीनियर वू ने कभी आपको उसका बदला लेने के लिए कहा था? नहीं, लेकिन उसे डर लगा होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपको याद है कि जब उसने आपको अपनी कला सिखाई थी तो उसने क्या कहा था? उन्होंने कई बातें कहीं, मुझे वे सब याद हैं। तो मुझे बताओ, उसने क्या अधिक महत्व दिया, प्रतिशोध या क्षेत्र की शांति? यह केन्ये को अचानक नहीं पता था कि कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि वो बाओयू ने एक बार उससे कहा था कि उसे उम्मीद है कि वह महान ली राजवंश की रक्षा के लिए सेना में शामिल हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि अगर आपने सम्राट को मार डाला तो क्या होगा? लेकिन कियू ने दबाया। केन्ये का चेहरा लाल से पीला हो गया। हालांकि अभी भी युवा था, वह परिणाम को समझता था। अगर सम्राट की मृत्यु हो गई तो दुनिया निश्चित रूप से अराजकता में पड़ जाएगी। मैं आपको बदला लेने से नहीं रोकूंगा, लेकिन कियू ने धीरे से कहा। लेकिन ध्यान से सोचें, सीनियर वू ने वास्तव में आपको क्या दिया? उसका युद्ध कौशल या उसकी आत्मा? किसी से बदला लेने के कई तरीके हैं। मैं केवल यह आशा करता हूं कि आप दुनिया के लोगों को सबसे ऊपर रखेंगे और उसके बाद ही प्रतिशोध की बात करेंगे। लेकिन कियू का स्वर गंभीर और वजनदार था। शुरू से अंत तक उन्होंने कभी अपनी आंखें नहीं खोलीं। केन्ये गहरी सोच में पड़ गए। लेकिन कियू ने महसूस किया कि एक मास्टर की भूमिका भारी थी, इसे कौशल को पारित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। जबकि केन्ये अभी भी युवा था और दुनिया द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया गया था, उसे एक खतरनाक रास्ते पर चलने से पहले अपने शिष्य के दृष्टिकोण को ठीक करना पड़ा। थोड़ी देर बाद केन्ये ने उसकी ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, मास्टर, क्या क्लियर स्काई संप्रदाय दुनिया की रक्षा करने के कर्तव्य के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है? जब शी नियांग ने खुद को मार डाला था तो लेकिन कियू के शब्द ठंडे थे। कई शिष्यों ने अकेले में इस पर चर्चा की थी। केन्ये को याद था और इस तरह उसने हमेशा सोचा था कि उसका गुरु परोपकारी व्यक्ति नहीं था। दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन कियू ने कहा। लेकिन क्लियर स्काई संप्रदाय उन लोगों की रक्षा करेगा जो हमारे साथ खड़े हैं। पहाड़ की तलहटी में बसे ग्रामीण, वे हमारे संप्रदाय के निर्माण में मदद करते हैं, हमारे खेतों की खेती करते हैं और हमारे लिए भोजन लाते हैं। क्या हमें बदले में उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? जैसे जैसे क्लियर स्काई संप्रदाय मजबूत होता जाएगा, ऐसे और भी लोग होंगे जो हमारा समर्थन करेंगे। अगर एक दिन पूरी दुनिया हमारे पीछे खड़ी हो जाती है तो हम दुनिया की रक्षा करेंगे। लेकिन कियू के शब्दों ने केन्ये के दिल को अचानक साफ कर दिया। क्लियर स्काई संप्रदाय का मार्ग उसके मन में अलग हो गया। धार्मिकता खोए बिना आत्म सुदृढ़ीकरण, कृतज्ञता को भूले बिना अपने हित को महत्व देना। केन्ये के सीने में लंबे समय से जो आक्रोश था वह दूर होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। वो बाओयू की इच्छा को समझने में विफल रहा और खुद को नफरत से भस्म होने दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने खुद को अपने 5 किन परिवार के भाइयों और यहाँ तक कि अन्य शिष्यों से भी अलग पाया। संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ली कियू किन ये सिखा रहे थे, जियांग झाओक्सिया भी ऐसा ही कर रहे थे। न केवल तलवार की तकनीक को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि 13 तलवार के राक्षसों के आदर्शों को भी स्थापित कर रहे थे। वह चाहते थे कि वे हमेशा क्लियर स्काई संप्रदाय के हितों को पहले रखें, इसके खिलाफ सभी खतरों को खत्म करें। वह सर्दी सामान्य से अधिक ठंडी थी, लेकिन क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों के दिल पहले से कहीं अधिक गर्म हो गए, लड़ने की भावना से भरे हुए। अल्पविराम। नए साल के बाद जब क्लियर स्काई संप्रदाय का उत्सव का मूड अभी तक फीका नहीं पड़ा था, लेकिन कियू ने एक खुशी की घटना का स्वागत किया। वह पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की 5वीं परत में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था। फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। उन्होंने छाया में रहने और केवल सच्चे संकट के समय में कार्य करने की योजना बनाई, जिससे दूसरों को ताकत के दृश्यमान स्तंभों के रूप में प्रकट होने दिया जा सके। 5वीं परत पर पहुंचने पर उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा दोगुनी हो गई। वह अंततः समझ गया कि मार्शल कलाकारों का गहन आंतरिक शक्ति का क्या मतलब है। अब कास्टिंग तकनीक करते समय उसे अब पहले की तरह ऊर्जा बचाने की आवश्यकता नहीं थी। नए साल के बाद ली डोंग्यू की चिकित्सा पद्धति ने अपने दरवाजे खोल दिए। एक धनी व्यापारी अपनी बेटी के साथ इलाज के लिए पहुंचा। लड़की एक अजीब बीमारी से बीमार पड़ गई थी, जिसे कोई भी प्रसिद्ध डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया था। उसकी बीमारी बार बार होती थी। ये सुनकर कि क्लियर स्काई संप्रदाय कठिन बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, व्यापारी एक चमत्कार की उम्मीद में आया। बीमारी को ठीक करने और लोगों को ठीक करने के लिए कई शिष्य जानते थे कि संप्रदाय गुरु और एल्डरली चिकित्सा में कुशल थे, लेकिन यह पहली बार था जब क्लियर स्काई संप्रदाय ने चिकित्सा कला के माध्यम से पैसा कमाया था। अनगिनत शिष्य उत्सुक थे और तमाशा देखने के लिए नए आंगन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। परिणामस्वरूप कायाकल्प की भूतिया अमरसुई के केवल 3 उपयोगों के साथ ली डोंग्यू ने व्यापारी की बेटी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। व्यापारी आश्चर्यचकित था और उसने तुरंत धन्यवाद के रूप में अपनी छाती से हरे रंग की जैद का एक टुकड़ा निकाला। उन्होंने कहा कि जैद 1000 टेर चांदी में बिक सकती है। यांग जुएडिंग ने इसकी जांच की और पुष्टि की कि जैद वास्तव में उच्च मूल्य का था। इस व्यापारी का उपनाम लियू था, जिसका नाम फेंजोऊ था। वह गुजो का मूल निवासी नहीं था, केवल वहां व्यापार करता था। चढ़ाई के बाद वह सड़ रहा था और बहुत पसीना बहा रहा था। अपनी बेटी के अलावा वह 2 गार्ड लाए थे, जिनमें से प्रत्येक कीमती ब्लेड से लैस था, जो उनके लिए सामान ले गए थे। लियू फेंजोऊ की बेटी की बीमारी वास्तव में अजीब थी, फिर भी ये केवल इतना था कि कई छिपे हुए एक्यूपॉइंट अशुद्धियों से भरे हुए थे। ये घातक नहीं था। एक बार जब कायाकल्प की भूतिया अमरसुई ने उसके मेरिडियन को साफ कर दिया तो वह ठीक हो गई।
युवा लड़की को अचानक जीवन शक्ति से भरा हुआ महसूस हुआ। कमरे के अंदर इधर उधर कूदते हुए लियू फैंजो को इतना हिला दिया कि वह खुशी से रोने लगा। इतने धनी संरक्षक के लिए ली केंगक्यू ने व्यक्तिगत रूप से शिष्टाचार की कोई कमी नहीं दिखाते हुए उनका स्वागत किया। मास्टर ली, लियू फैंजो ने उसके साथ चाय पीते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आपका क्लियर स्काई संप्रदाय एक दाववादी संप्रदाय की हवा को सहन करता है। मुझे आश्चर्य है, क्या आपके पास बुराई को दूर करने का कोई तरीका है? मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे दुष्ट आत्माओं द्वारा सताया गया है। यदि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो वह आपको अच्छा इनाम देगा। वह मुझसे कहीं अधिक अमीर है। ली केंगक्यू के अलावा झांग यूचुन भी मौजूद थे। उसे इस अच्छे कपड़े पहने हुए व्यापारी में बहुत दिलचस्पी थी। पिछली बार पहाड़ से उतरने से पहले झांग यूचुन ने पहले ही लियू फैंजो का नाम सुना था। यह कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि एक सच्चा मैग्नेट था। तुमसे अमीर, तब वह बेहद अमीर होना चाहिए। झांग यूचुन धुंधला होने में मदद नहीं कर सका। ली केंगक्यू ने उसे एक चकाचौंध से गोली मार दी। ये लड़का इतना भाड़े का सैनिक, कितना अनुचित। क्या वह बाद में पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था? लियू फैंजो ने हंसते हुए कहा, मेरी संपत्ति उसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, लेकिन उसकी हैसियत है विशेष वस्तु। वह सफेद सड़क के रास्ते पर चलता है। तो एक अधिकारी। ली केंगक्यू और झांग यूचुन तुरंत समझ गए। इन समयों में अधिकारी सभी अमीर थे। बुरी आत्माओं से प्रेतवादित आप कहते हैं। क्या आप इसका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं? ली केंगक्यू ने पूछा। एक कृषक के रूप में वह राक्षसों और आत्माओं की कहानियों से डरता नहीं था। वास्तव में उसने उन्हें पेचीदा पाया। लियू फैंजो की मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने याद किया, हर रात आधी रात उनकी हवेली प्रेतवादित हो जाती है। लोगों के अलावा कोई भी जीवित प्राणी रात में जीवित नहीं रह सकता। उसने पूरे आवास की कई बार तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने व्हाइट एम्परर मैनर के विशेषज्ञों को भी रात में पहरा देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन ये बेकार था। जब तक एक जीवित प्राणी कुछ भी गैरमानव अंदर रखा जाता था, यहाँ तक कि स्वामी की पहरा में भी, वह रहस्यमय तरीके से बिना आवाज के मर जाएगा। क्या उन्होंने प्राणियों पर नजर रखी? ली केंगक्यू ने दबाया। बेशक, 4 प्रथम श्रेणी के स्वामी चिकन कॉप पर नजर रखते थे। जब आधी रात हुई तो सभी मुर्गियां अचानक मर गईं। इसने उन विशेषज्ञों को आधा मौत से डरा दिया। जैसे ही लियू फैंजो ने बात की, वह कांप उठा, अपनी भौं से पसीना पहुंच रहा था। इतना अजीब। झांग यूचुन बुदबुदाया, तुरंत इसमें शामिल होने के लिए अनिच्छुक महसूस कर रहा था। लियू फैंजो ने सिर हिलाया। वास्तव में बहुत अजीब। अगर यह कोई दुर्भावनापूर्ण आत्मा नहीं है तो और क्या हो सकता है? कई स्वामी चले गए हैं, लेकिन कोई भी इसे हल नहीं कर सका। चूंकि यह एक अधिकारी की हवेली है और चूंकि कोई इंसान नहीं मरा है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए वह केवल इसे सहन कर सकता है, हर रात डर में जीना। ये सुनने के बाद ली केंगक्यू को लगा कि यह भूतिया की तरह नहीं लग रहा था। अगर यह वास्तव में भूत थे तो क्या कोई अभी भी वहां रह सकता है? फिर भी यह मामला पहाड़ से उतरने लायक नहीं था। दूसरे चेलों को भेजने में अनहोनी मुसीबत आ सकती थी, इसलिए उसने मना करने का फैसला किया। बुराई को भगाने की कला अमरों के दायरे से संबंधित है। हालांकि हमारा क्लियर स्काई संप्रदाय अमर पथ की ओर बढ़ने की आकांक्षा रखता है, फिर भी हम मार्शल आर्ट के क्षेत्र में हैं। ये हमारी क्षमता से परे है, ली केंगक्यू ने कहा। लियू फैंजो निराश नहीं थे, उन्होंने केवल लापरवाही से इसका उल्लेख किया था। वह क्लियर स्काई संप्रदाय से गहराई से मोहित रहे। एल्डरली डोंग्यू का 3 सुई इलाज चमत्कारी से कम नहीं था। उसने 3 दिनों तक पहाड़ पर रहने का अनुरोध किया और ली केंगक्यू ने मना नहीं किया। पहाड़ के द्वार पर कई गेस्ट हाउस थे, कुछ विशेष रूप से आगंतुकों की मेजबानी के लिए बनाए गए थे। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद ली केंगक्यू उठा और चला गया, जिससे झांग यूचुन अतिथि के साथ जाना जारी रखा। झांग यूचुन को व्यापारी व्यापार में बहुत दिलचस्पी थी और उसने लियू फैंजो से सलाह मांगना शुरू कर दिया। अगले 3 दिनों में उन्होंने उनके साथ अक्सर बातचीत की। 3 दिन बाद लियू फैंजो की बेटी लियू यान ने ली डोंग्यू का शिष्य बनने पर जोर दिया और पहाड़ से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। लियू फैंजो केवल ली केंगक्यू से विनती कर सकते थे, जो अंततः सहमत हो गए। लियू यान के औपचारिक रूप से ली डोंग्यू के तहत प्रशिक्षु होने के बाद ली केंगक्यू ने तुरंत अपनी विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए दाव वंश पैनल खोला। दुर्भाग्य से, हालांकि बीमारी से ठीक हो गया, लियू यान में कोई विशेष भाग्य विशेषता नहीं थी। उसकी योग्यता और समझ दोनों औसत थी। इतने सारे शिष्यों को देखने के बाद ली केंगक्यू ने सोचा था कि औसत पहले से ही प्रतिभा का एक रूप था। आखिरकार मानक ने अमर साधना योग्यता को संदर्भित किया और अधिकांश लोग केवल बहुत कम बिना रैंक किए गए मूल्यांकन प्राप्त कर सकते थे। अपनी बेटी की शिक्षुता सुरक्षित होने के साथ लियू फैंजो बहुत खुश हुए और एक महान उपहार भेजने का वादा करते हुए पहाड़ से उतरने के लिए तैयार हो गए। वह एक अप्रत्याशित खुशी थी। रात हो गई। ली केंगक्यू अकेले भूमिगत आध्यात्मिक झील के पास गए। उनकी वर्तमान खेती के साथ पहाड़ की चोटी से उस तक पहुंचने में बहुत कम समय लगा। उसने वह छोटा चाकू निकाला जो जियान कोंटियन ने उसे उपहार में दिया था और एक बार फिर उसमें अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा डाल दी। जब वह पौष्टिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की 4थी परत में था तो वह विफल हो गया था, लेकिन तब भी उसे लगा कि चाकू के प्रतिबंध का प्रतिबल कमजोर हो रहा था। इस प्रकार उन्हें विश्वास था कि 5वीं परत पर पहुंचने पर वह सफल होंगे। भूमिगत झील हल्की चमक रही थी। गुफा की दीवारों में जड़े हुए स्पिरिट पत्थर बिखरे हुए सितारों की तरह चमक रहे थे। गुफा में हल्की हवा फुसफुसाई रही थी, जिससे शांत वातावरण बढ़ गया था। ली केंगक्यू झील के किनारे पालथी मारकर बैठा था। चाकू में महत्वपूर्ण ऊर्जा डालते ही उसका वस्त्र धीरे से हिल गया। धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई, उसके शरीर के चारों ओर कुंडलित हो गई। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में चाकू चांदी की रोशनी से चमकने लगा। उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। सफलता। उसने चाकू के भीतर के प्रतिबंध को तोड़ दिया था और अंदर अपनी ऊर्जा की छाप छोड़ दी थी। उसके और ब्लेड के बीच एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संबंध बन गया और इसके साथ जानकारी की एक धारा उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। इस छोटे चाकू को फ्लाइंग फिश ब्लेड कहा जाता था। इसमें एक अंतर्निहित मंत्र था जो महत्वपूर्ण ऊर्जा को अलग करने में सक्षम था और अतुलनीय रूप से तेज। जैसा कि एक अमर कृषक की जादुई कलाकृति से अपेक्षा की जाती है, वास्तव में अद्भुत और गहरा। ली केंगक्यू हथियार के भीतर प्रतिबंधों से मोहित था।
ये वाइटल एनर्जी द्वारा उकेरी गई मोहरें थीं जो जानकारी को संग्रहित करने और तंत्र को अमूर्त निर्माणों में बदलने में सक्षम थी, कुछ ऐसा जो मार्शल समझ से परे था। इस तरह के प्रतिबंधों का अध्ययन करके वह एक दिन जादुई कलाकृतियों को बनाने की कला को समझ सकता है। भविष्य में क्लियर स्काई संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य को एक जादुई कलाकृति का उपयोग करना होगा, तभी इसे वास्तव में एक अमर संप्रदाय कहा जा सकता है। लेकिन क्यू ने फ्लाइंग फिश ब्लेड के नियंत्रण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक बार जब उसने उसे गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया तो वह इसे अपनी बांह के विस्तार की तरह आदेश दे सकता था, उसे अंतहीन रूप से प्रसन्न कर सकता था। फिर वह झील छोड़ दिया और पहाड़ी जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने नियंत्रण की अधिकतम दूरी का परीक्षण करने के लिए फ्लाइंग फिश ब्लेड को आगे फेंक दिया। यहाँ तक कि जब ब्लेड ने उसकी दृष्टि छोड़ दी तब भी वह इसकी दिशा और दूरी को महसूस कर सकता था, वास्तव में एक अजीब अनुभूति। ये जितना दूर उड़ता गया उसका नियंत्रण उतना ही कमजोर होता गया। लगभग 300 झांक के बाद ब्लेड के साथ उसका संबंध टूट गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसे फिर से महसूस किया, फिर उसे वापस बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। 300 झांक काफी दूर। आधुनिक शब्दों में यह एक स्नाइपर राइफल की सीमा और गति थी। एक तेज हूश के साथ फ्लाइंग फिश ब्लेड वापस आ गया। लेकिन क्यू ने अपना हाथ उठाया, गतिज बल के तितर बितर होने पर उसे सहजता से पकड़ लिया, जिससे उसकी पकड़ में एक भी कंपन नहीं हुआ। कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं, केवल खेती के रहस्य। वह ब्लेड के किनारे पर अपना दूसरा हाथ चलाते हुए धीरे से बड़बड़ाया। आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई, जिससे यह एक बार फिर एक साधारण हथियार की तरह दिखने लगी। इसके बाद ही उसने आराम किया। यहाँ तक कि अगर वह किसी अन्य किसान से मिलता है तो उनके लिए ब्लेड की असाधारण प्रकृति को समझना मुश्किल होगा। मुझे फ्लाइंग फिश ब्लेड के लिए एक उपयुक्त म्यान तैयार करना चाहिए, फिर इसे अपनी कमर पर पहनना चाहिए। ये सोचकर लेकिन क्यू ने फिर से पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह तेजी से नहीं बढ़ा, उसके कदम स्वाभाविक रूप से हल्के और चुप थे। एक ओपन से गुजरते हुए उसने अपना सिर घुमाया। उसने दूर से किसी को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए सुना था। वह चुपचाप पास गया और देखा कि एक युवक पेड़ों के बीच प्रशिक्षण ले रहा है। करीब से देखने पर उसने उसे पहचान लिया। यह जू जिन था, जो 13 तलवार के राक्षसों में से एक था। जू जिन क्लियर स्काई संप्रदाय के उन कुछ शिष्यों में से थे जिनके पास अच्छी साधना, योग्यता और समझ थी। लेकिन क्यू ने स्वयं उसे 13 तलवार राक्षसों में शामिल होने की सिफारिश की थी और इस तरह उसे स्पष्ट रूप से याद किया। वह इतने समय में अकेले अभ्यास क्यों कर रहा था? ये जगह 13 तलवार राक्षसों के आंगन से 2 से 3 ली दूर थी। क्या वह दूसरों से छिपा हुआ था? लेकिन क्यू ने चुपचाप देखा और महसूस किया कि जू जिन की तलवारबाजी अपरिचित थी। उसने जियांग झाओक्सिया को पहले 13 तलवार के राक्षसों को निर्देश देते हुए देखा था और उसे कभी भी ऐसी शैली सिखाते नहीं देखा था। तो इस जू जिन के पास एक रहस्य था। लेकिन क्यू ने दाव वंश पैनल खोला और पुष्टि की कि जू जिन की वफादारी कम नहीं हुई थी। संतुष्ट होकर उसने आगे नहीं सोचा और पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। हर किसी के पास अपने रहस्य थे। जब तक इससे क्लियर स्काई संप्रदाय को खतरा नहीं होता तब तक ये ठीक था। अल्पविराम। सर्दियों की बर्फ पिघल गई और वसंत की हवा लौट आए। उनके जाने के 1 महीने बाद लियू फेंजोहू वापस आए, 100 से अधिक लोगों को लाए। वह क्लियर स्काई संप्रदाय के लिए एक उचित पहाड़ी सड़क बनाने के लिए आया था। आपका क्लियर स्काई संप्रदाय हर तरह से ठीक है, चढ़ाई को छोड़कर। सेडान कुर्सियां पास नहीं हो सकती और मुझे पिछली बार पैदल चढ़ना पड़ा, इसने मुझे लगभग मार डाला। अब जब मेरी बेटी आपके संप्रदाय में शामिल हो गई है तो मैं अक्सर आऊंगा। अगर मैं इस सड़क को ठीक नहीं करता तो यह मेरी जिंदगी को छोटा कर देगा। लियू फेंजोहू हंसे क्योंकि उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। ऐसा उत्साह, लेकिन क्यू ने स्वाभाविक रूप से उसे बहुत धन्यवाद दिया और मना करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले क्योंकि संप्रदाय को वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। दूसरा क्योंकि लियू पहले से ही इतने सारे पुरुषों को ला चुका था। मना करना बेकार और आक्रामक दोनों होगा, संभवतः उनके रिश्ते को बर्बाद कर देगा। लियू फेंजोहू ने यह भी कहा कि वह जहां भी यात्रा करेंगे वह क्लियर स्काई संप्रदाय को बढ़ावा देंगे, जिससे अधिक लोगों को इलाज के लिए पहाड़ पर लाया जाएगा। मचेंट लियू, मैं वास्तव में आपकी सद्भावना की सराहना करता हूं, लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब आप दूसरों से हमारे बारे में बात करते हैं तो कृपया अतिशयोक्ति न करें। अगर मेरी छोटी बहन उन्हें ठीक नहीं कर सकती है तो ये हमारे संप्रदाय के नाम और आपकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। समझा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लियू फेंजोहू ने अपनी आस्तीन लहराते हुए दिल से जवाब दिया। लेकिन क्यू उससे और भी प्यार करने लगा। उसने लियू यान की और अधिक देखभाल करने का संकल्प लिया और एक बार जब उसकी वफादारी एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो वह उसे सर्वोच्च शुद्धता आदिम शास्त्र की पहली परत की मानसिक विधि सिखाएगा। बहुत पहले झांग युचुन लियू फेंजोहू को दूर खींचने के लिए आया। हालांकि वे 23 साल के अंतर पर थे, उन्होंने एक मजबूत दोस्ती विकसित की थी, अंतहीन बातचीत के साथ दयालु आत्माएं। पहाड़ों के बीच से सड़क बनाना एक दिन का काम नहीं था, खासकर ऐसे ऊबड़-खाबड़ इलाकों में। लियू फेंजोहू ने कारीगरों की देखरेख के लिए एक नौकर को छोड़ दिया, फिर अपने 2 गार्डों के साथ चले गए। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर लेकिन क्यू ने नीचे देखा। अपनी तेज दृष्टि से वह दूर की पहाड़ियों की तलहटी में हलचल कर रहे मजदूरों को देख सकता था। समृद्ध होने के लिए पहले सड़कों का निर्माण करना होगा। सब कुछ बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा था।